भले ही डिवाइन इन्वेस्टिगेटर टाइम मानते या नहीं, मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन में पूरा साथ देता, गु युएबो ने धीरे से कहा। फिर उसने अपनी उंगलियां दबाईं और फोटो ऑडियो गु को तोड़ दिया। गु टूटकर टुकड़े हो गया, लेकिन वो 7 रंगों के धुएं का गोला बन गया जिसमें तरह तरह की आवाजें गूंज रही थीं। गु युएबो ने हल्की सी फूंक मारी और वो धुआं दीवार पर जाकर ठहर गया, पर आर पार नहीं गया। जैसे पानी में स्याही गिर जाए वैसे ही दीवार पर रंग बिरंगा निशान उभरने लगा। वो निशान बड़ा होता गया और आखिरकार एक इमेज बन गई। ये इमेज अवेकनिंग सेरेमनी की थी। उस इमेज में फैंग जेंग ने खुद को और कई जान पहचान वाले चेहरों को देखा। सभी चेहरों पर उत्साह था। सब तरफ देखते हुए चेहरे नासमझी और उमंग से भरे थे, जैसे छोटे पंछी जो अभी अभी घोंसले से उड़ना सीख रहे हों। वह रहा फैंग युआन। टाई रुओ नान ने भी जल्दी फैंग युआन को पहचान लिया। फैंग युआन उस भीड़ में चल रहा था और सबकी तरह इधर उधर देख रहा था, लेकिन उसकी नजरें शांत और अलग थलग थीं। अपनी उम्र वालों के बीच वो ऐसे लग रहा था जैसे मुर्गियों के बीच में कोई बगुला अगर कोई खास तौर पर न देखे तो आम लोग उसमें फर्क ही न निकाल पाए। लेकिन अभी इस हॉल में सबकी नजरें उसी पर थीं और उसकी अलग झलक साफ दिखाई दे रही थी। अरे ये फैंग युआन सच में अजीब है। अब तो गु युएबो भी थोड़ा हैरान सा दिखा। फिर सीन बदला और सभी नौजवान फूलों के सागर तक पहुंचे। अवेकनिंग सेरेमनी शुरू हुई। हर नौजवान अंडरग्राउंड रिवर से होकर फूलों वाले किनारे की ओर चला। होप गु की रोशनी ऊपर नीचे झिलमिलाती रही। एल्डर्स की आवाजें भी साफ सुनाई दे रही थीं। ये सब इतना साफ दिख रहा था मानो कोई वहीं मौजूद हो। सबसे पहले गु युएमो की बी ग्रेड एप्टीट्यूड निकली और सब दंग रह गए। फिर गु युए ची चेंग की एप्टीट्यूड भी बी ग्रेड निकली। यह वाकई अजीब है। ये गु युए ची चेंग बहुत घबराया हुआ दिख रहा है। उसका शरीर अकड़ा हुआ है और रंग भी सही नहीं, बस अंडरग्राउंड की धुंधली रोशनी से ये छुप गया। लेकिन गौर से देखो तो उसके शरीर पर कुछ लगाया गया है और उसी पर होप गु खिंच रहे हैं। हाँ, ये तो साफ चीटिंग है, टाई रुओ नान ने आत्मविश्वास से कहा। पर अगले ही पल उसकी भौहें कस गईं। अब फैंग युआन की बारी थी। वो रिवर में उतरा और धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ा। होप गु की रोशनी कमजोर थी। जितनी ज्यादा उम्मीद होती है नाकामी उतनी बड़ी होती है, और चारों तरफ से एल्डर्स और नौजवानों की सांसों और निराशा की आवाजें सबको सुनाई दीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन टाई रुओ नान की भौहें और सिकुड़ गईं क्योंकि फैंग युआन का एक्सप्रेशन पूरी तरह शांत था। उस वक्त उसकी पीठ एल्डर्स और नौजवानों की तरफ थी, इसलिए वे उसका एक्सप्रेशन नहीं देख पाए। लेकिन एक दर्शक के तौर पर टाई रुओ नान ने साफ देखा, फैंग युआन का एक्सप्रेशन पूरे रास्ते पर बिल्कुल नहीं बदला, ठंडा और बेपरवाह। मानो उसे पहले से पता था कि ऐसा ही होगा। ये तो मुमकिन ही नहीं। अगर मैं उसकी जगह होती 15 साल की एक लड़की, सबकी उम्मीदें मुझ पर, और फिर पता चलें कि एप्टीट्यूड सिर्फ सी ग्रेड की है, तो क्या मैं जरा भी दुखी, मायूस या हताश ना होती? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? टाई रुओ नान की भौहें इतनी कस गईं कि जैसे गांठ पड़ गई हो। भारी शक और सवाल उसके दिमाग पर छा गए। उसकी सांसें तक थमने लगीं, दिल धड़कने लगा और अनगिनत ख्याल मन में दौड़ने लगे। ये क्या है? आखिर ये कैसे हो सकता है? रुको, एप्टीट्यूड क्या ऐसा हो सकता है? टाई रुओ नान अचानक सिर उठाकर बोली। उसकी इंट्यूशन जाग उठी और उसके मन में एक बहुत ही साहसी और पागलपन भरा शक उभरा। रोशनी और परछाइयां फैंग जेंग के चेहरे पर पड़ रही थीं। अवेकनिंग सेरेमनी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। उससे पहले उसकी जिंदगी मामूली और छोटी थी, कोई नहीं पहचानता था। पर अवेकनिंग सेरेमनी के बाद सब कुछ बदल गया। रोशनी में नहाया उसका आत्मविश्वास भी उभर आया। उसकी यादों में अवेकनिंग सेरेमनी धुंधली थी, मानो उसने बिना ध्यान दिए ही पार कर लिया हो। अब जब वो स्पेक्टेटर की नज़र से देख रहा था तो उसके दिल में अनगिनत भावनाएं उमड़ आईं जिन्हें शब्दों में कहना मुश्किल था। फैंग जेंग ने देखा, जब उसकी बारी आई उसे याद आया कैसे वो रिवर में गिर पड़ा था और कैसे उसका बड़ा भाई फैंग युआन ने उसे खींचकर उठाया था, और वो कैसा दयनीय लग रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये वही पुराना मैं था जिसे सब चिढ़ाते थे। फिर उसने देखा खुद को कैसे बेख्याल रिवर पार करता हुआ और होप गु की रोशनी में डूबा हुआ कैसे सबको चौंका और प्रभावित किया। वो पल उसकी शान का पल था, एक चमत्कार का पल। अ ग्रेट एप्टीट्यूड उसी पल से उसकी जिंदगी बदल गई। फैंग जेंग, मेरे पास एक सवाल है, टाई रुओ नान ने अचानक कहा, उसके ख्यालों की डोर तोड़ते हुए। क्या है? पूछिए, मैं जो जानता हूं जरूर बताऊंगा, फैंग जेंग ने मुस्कुराकर कहा। ये तुम्हारे बड़े भाई के बारे में है। जब तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें उठाया तो मैंने देखा उसके होंठ हिले थे, लेकिन आसपास बहुत शोर था। मुझे उसकी बात सुनाई नहीं दी। तुम क्या मुझे साफ बता सकते हो? उसने क्या कहा था? टाई रुओ नान ने चमकती नजरों से पूछा। उसकी बात फैंग जेंग ने याद करने की कोशिश की। उसने शायद कहा था रोड। हाँ, रोड ही कहा था। फैंग जेंग की आंखें चमक उठीं। अब मुझे साफ याद आ रहा है, उसने कहा था। द रोड टू द फ्यूचर विल बी इंटरेस्टिंग। हाँ, अजीब है, उस समय मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अब सोचता हूं तो लगता है बड़े भाई की बात में कोई गहरी बात थी। मानो उसे पहले से पता था कि मेरी एप्टीट्यूड ए ग्रेड निकलेगी। नहीं, उसने अ ग्रेड एप्टीट्यूड के बारे में नहीं कहा था, बल्कि और किसी चीज के बारे में था।
टाई रुओ नान का शरीर हल्का कांपा, उसका एक्सप्रेशन उलझन भरा था और उसने एक लंबी सांस बाहर छोड़ी। लेडी टाई, आपका मतलब क्या है? फांग झेंग समझ नहीं पाया। टाई रुओ नान ने अपनी उंगली दीवार की तरफ बढ़ाई। उसे देखो गु युए फांग युआन, तुम्हें नहीं लगता कि वो ज्यादा ही काम है? जब उसे पता चला कि उसकी एप्टीट्यूड सी ग्रेड है और उसका सगा भाई ए ग्रेड टैलेंट का मालिक है, तो आम लोग जरूर कुछ ना कुछ रिएक्शन देते, लेकिन वो जरा भी इमोशन नहीं। आसपास की प्रेजेस और मॉकरी भी उसके दिल को हिला नहीं पा रही। तुम्हें अजीब नहीं लगता? पूरे प्रोसेस में वो बहुत काम है। टाई रुओ नान की बातों ने सबकी निगाहें अपनी तरफ खींच लीं। जैसे ही वो सीन दोबारा दीवार पर चला, सबकी नजरें फांग युआन की छवि पर टिक गईं। फांग युआन भीड़ में खड़ा था, अकेला, सीधा। उसके जिस्म का आधा हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था और ये नज़ारा दूसरी तरफ से बिल्कुल कंट्रास्ट में था। उसका भाई गु युए फांग झेंग धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। उसका पूरा जिस्म होप गु की सफेद रोशनी में नहा रहा था। उस पल बड़े और छोटे भाई की पहचानें बदल गई थीं। पहला नीचे गिर गया, अपनी जिंदगी के सबसे नीचे वाले मोड़ पर अंधेरे में घिरा हुआ, और दूसरा किस्मत का लाडला बनकर चमक रहा था, ऊंचाइयों की तरफ चढ़ रहा था। एक 15 साल का लड़का जिसकी जिंदगी अचानक बदल गई हो, लेकिन उसके जिस्म पर न निराशा का असर, न उलझन, न जलन, बस कामनेस। वो भीड़ में खड़ा रहा, चुपचाप देखता रहा, जैसे कोई आउटसाइडर हो, जैसे कोई तमाशा देख रहा हो। टाई रुओ नान की आवाज बिल्कुल सही समय पर गूंजी। फांग युआन चुपचाप देखता रहा। जब अंधेरा उसके आधे जिस्म को ढक रहा था, उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था, बस एक किशोर की फीकी सी त्वचा। गु युए वो दीवार को घूर रहा था, गंभीर चेहरा लिए। फांग झेंग को अपने जिस्म के अंदर से तेज ठंड का एहसास हुआ। भाई, आखिर तुम हो क्या? चाहे उसे अवेकनिंग सेरेमनी के नतीजों का अंदाजा क्यों न रहा हो, उसका दिल जरूर बदलता, और वो इतना काम कभी नहीं रहता। मैंने पहले कैक्टस पॉइंटर इस्तेमाल किया था और हमेशा यही सोचा कि एप्टीट्यूड का मतलब गु युए ची चेंग से है, लेकिन अब सोचती हूं शायद वो ची चेंग नहीं, बल्कि ज्यादा संभावना है कि वो फांग युआन है। टाई रुओ नान बोली। लेडी टाई, आपका मतलब क्या है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फांग झेंग और उलझ गया। टाई रुओ नान ने एक उंगली ऊपर उठाई। सिर्फ एक ही वजह है जिससे फांग युआन इतना काम रह सकता है, वो ये कि उसके पास कोई ऐसा ट्रम्प कार्ड है जिसे कोई नहीं जानता। और सिर्फ एक ही वजह है जिससे वो जलन महसूस नहीं करता, वो ये कि उसके पास उससे भी बड़ा कुछ है। अगर दो लोग साथ चलें और एक को प्राइमीवल स्टोन मिले, तो दूसरा तभी जेलस नहीं होगा जब उसके पास 10 या 100 पत्थर हों। फांग युआन बिल्कुल वैसा ही है। तुम कहना चाहती हो फांग युआन ने चीट किया और अपनी असली एप्टीट्यूड छुपाई? वो सी ग्रेड टैलेंट का नहीं है। गु युए बो टाई रुओ नान की बात समझ गया, लेकिन अगर वो ए या बी ग्रेड का है तो उसे छुपाने की क्या जरूरत? फांग युआन बचपन से ही ग्रेट विजडम का मालिक है। टाई रुओ नान के होंठ ऊपर उठे, चेहरा आत्मविश्वास से चमक उठा। पिछले कुछ दिनों से मैं उसकी कविताएं पढ़ रही थी। इतने बड़े विजन्स और एस्पिरेशंस देखकर पिता भी उसकी बहुत तारीफ करते रहे। ऐसा जीनियस, जाहिर है उसके अपने स्कीम्स होंगे। गु युए बो ने सिर हिलाया। सिर्फ इतना काफी नहीं है। एप्टीट्यूड छुपाना और एप्टीट्यूड दिखाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। भले ही फांग युआन को ये पहले न पता हो, लेकिन 1 साल अकेडमी में पढ़ने के बाद उसे सब समझ जाना चाहिए। बिल्कुल उसे पता था, और इसी वजह से उसने हिम्मत नहीं की उसे रिवील करने की। टाई रुओ नान ने साफ साफ कहा, उसके शब्दों में पूरा विश्वास झलक रहा था। इसका मतलब? गु युए बो भी अब उलझ गया। गु युए क्लैन लीडर। टाई रुओ नान ने पलटकर उसकी तरफ देखा, चेहरा गंभीर था। क्या आपको रेंजू के 10 बच्चों की कहानी पता है? गु युए बो पहले तो चौंक गया, फिर तुरंत उसके असली मतलब को समझ गया। वो हिल गया, उसकी आंखें फैल गईं, मुंह खुल गया और उसका पूरा क्लैन लीडर वाला रौब गायब हो गया। ये पहला मौका था जब फांग झेंग ने गु युए बो को ऐसी हालत में देखा। रेंजू के 10 बच्चे, बड़ा बेटा वर्डेंट ग्रेट सन, दूसरी बेटी डेसोलेट एंशिएंट मून। उन 10 बच्चों की एप्टीट्यूड आसमान को चुनौती देती थी, और इसलिए स्वर्ग उनसे डर गया और उन्हें लंबी उम्र नहीं दी। गु दुनिया में वो 10 बच्चे 10 सबसे एक्सट्रीम एप्टीट्यूड्स का प्रतीक बन गए, यानी 10 एक्सट्रीम फिजिक्स। रेंजू के 10 बच्चे एक एक करके मर गए, और रेंजू खुद भी बुढ़ापे में मरने ही वाला था। लेकिन आखिर में उसने अपने 10 बच्चों के शव इकट्ठे किए और खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। सबको डेरिवेशन गु के पेट में डाल दिया। डेरिवेशन गु का पेट फट गया और अनगिनत जिंदगियां जमीन पर फैल गईं। पहली बार मॉर्टल्स पैदा हुए। ये मॉर्टल्स रेंजू या उसके बच्चों की टैलेंट के मालिक नहीं थे, लेकिन अवेकनिंग के बाद कल्टिवेट कर सकते थे। इंसानियत इस तरह बढ़ी और आज की तरह बड़ी हुई। बेशक ये सब मिथोलॉजिकल कहानी है, लेकिन इस कहानी के हिसाब से हम सब के अंदर रेंजू और उसके बच्चों का खून है। टाई रुओ नान ने आगे कहा, फर्क बस इतना है कि ज्यादातर लोगों की ब्लड लाइन बहुत डाइल्यूट है, या फिर शादी ब्याह की वजह से दब गई है और डोमेंट रह गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी पैदा होते हैं जिनकी ब्लड लाइन बहुत स्ट्रांग होती है।
जैसे जैसे वो बड़े होते हैं या कल्टीवेट करते हैं, उनकी ब्लड लाइन एक्सट्रीम की तरफ जाती है और उनमें से एक ब्लड लाइन बाकियों पर हावी हो जाती है। जब ये होता है तभी वो एक्सट्रीम फिजिक्स कहलाते हैं। ये एक्सट्रीम फिजिक्स क्या है? फांग झेंग ने पूछा। क्या ये मुमकिन है कि फांग युआन उन्हीं एक्सट्रीम एप्टीट्यूड्स में से एक है? गु युएबो दंग रह गया। बहुत मुमकिन है। सिर्फ एक्सट्रीम फिजिक ही फांग युआन को इतना काम बना सकती है और उसे कल्टीवेशन रिसोर्सेज की जरूरत भी कम पड़ती है। और सिर्फ एक्सट्रीम फिजिक ही एक ग्रेट टैलेंट पर हावी होकर उसे जलन से बचा सकती है। और सिर्फ एक्सट्रीम फिजिक ही वजह हो सकती है कि वो अपनी एप्टीट्यूड रिवील ना करे, क्योंकि उसे डर है कि लोग उसे पहले ही मार देंगे। इसलिए उसने सच छुपाने का रास्ता चुना। टाई रुओ नान ने तेजी से कहा। यहां तक कि टाइग जू लेंग भी रीबर्थ जैसी बात सोच नहीं सकता था, तो फिर वो छोटी लड़की कैसे सोचती? तमाम इत्तेफाकों की वजह से उसने एक ऐसा नतीजा निकाला जो पूरी तरह सच के उल्टा था। यह सुनकर सब लोग हक्का बक्का रह गए। टाई रुओ नान की एनालिसिस सबूत और एविडेंस के साथ थी, इसलिए बाकी लोगों को भी यकीन हो गया। अगर यही वजह नहीं है तो और क्या वजह हो सकती है? हाँ, द 10 एक्सट्रीम फिजिक्स, ये तो जरूर एंशिएंट मून डेसोलेट यिन फिजिक ही होगा। गुयेबो का दिल जोरों से धड़कने लगा। इतना एक्साइटेड हुआ कि उसका पूरा जिस्म कांप गया। बाकी लोगों को भले ही न पता हो, लेकिन उसके पास क्लैन का सीक्रेट हिस्ट्री था और वो कई प्राचीन सीक्रेट्स जानता था। सैकड़ों साल पहले फर्स्ट जनरेशन एंसेस्टर ने इस जगह पर गांव बसाया और उसका नाम गुयू विलेज रखा। लेकिन सच्चाई ये थी कि फर्स्ट जन का असली नाम गुयू नहीं था। उसने ये नाम क्यों चुना, ये एक रहस्य था। लेकिन मरने से पहले फर्स्ट जन ने एक बार लंबी सांस भरते हुए कहा था, खून की लकीरें आगे बढ़ेंगी। ये सदी दर सदी की एक ग्रेट योजना है। एंशिएंट मून डेसोलेट यिन, पूरा संसार कांप उठेगा। उसने जाते जाते ये आखिरी बातें छोड़ी और अपनी वसीयत में लिख दिया कि एक दिन गु युए क्लैन में कोई ऐसा गु मास्टर जन्म लेगा जिसके पास 10 एक्सट्रीम एप्टीट्यूड्स में से एंशिएंट मून डेसोलेट यिन बॉडी होगी। वो दुनिया को हिला देगा और गु युए क्लैन को एक नए गोल्डन एज की तरफ ले जाएगा। उसने ये भी कहा था कि अगर कभी ऐसा फिजिक पैदा हो तो उसे ब्लड पॉन्ड ग्रेवयार्ड में जरूर ले जाना। क्लैन लीडर होने के नाते गु युएबो को 10 एक्सट्रीम फिजिक्स की कमजोरियों का पता था, लेकिन उसने उस वसीयत को बहुत ध्यान से पढ़ा था। उसमें साफ इशारा था कि फर्स्ट जन के पास इस कमजोरी को दूर करने का तरीका था, और वो तरीका उसकी कब्र में उसके साथ हमेशा के लिए सोया हुआ था। अगर सचमुच एंशिएंट मून डेसोलेट यिन फिजिक पैदा हुआ तो उसे उसी कॉफिन तक ले जाना होगा। सोचने की बात है, गु युए फेंग युआन वही भविष्यवाणी वाला जीनियस है, एंशिएंट मून डेसोलेट यिन फिजिक वाला। गु युएबो का दिल भीतर ही भीतर चिल्ला उठा। ये कैसे हो सकता है? सबकी आंखों के सामने बड़ा भाई चीटिंग कैसे कर सकता है? फेंग जिंग पूरी तरह हिल गया। सिर झटकते हुए उसने इस थ्योरी को मानने से इनकार कर दिया। टाई रुओ नान ने उस पर तरस खाते हुए कहा, अगर चीटिंग कर सकता है तो फेंग युआन क्यों नहीं? 10 एक्सट्रीम फिजिक्स में अनगिनत पोटेंशियल और अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज होती हैं। शायद फेंग युआन ने जल्दी अवेकनिंग कर ली और बैम्बू जेंटलमैन को धोखा दिया, या फिर जिया जिन शेंग को फेंग युआन ने ही मार डाला क्योंकि उसे ये सीक्रेट पता चल गया था। टाई फैमिली यंग लेडी, जरा सोच समझकर बोलो। गु युएबो का चेहरा कठोर हो गया। उसने नीचे आवाज में कहा, बेवजह बातें नहीं करनी चाहिए। जिया जिन शेंग को फेंग युआन ने मारा या नहीं, ये अब तक कंफर्म नहीं हुआ। फेंग युआन हमारे क्लैन का मेंबर है, और अगर उसने सच में ये काम किया भी हो तो जिया फैमिली को हम कैसे जवाब देंगे? ये हमारा मसला है। तुम यहां सिर्फ केस इन्वेस्टिगेट करने आई हो। अब गु युए क्लैन लीडर का रवैया बिल्कुल बदल चुका था। पहले वो सोचता था फेंग युआन एक सी ग्रेड टैलेंट है जिस पर समय और मेहनत खर्च करने की जरूरत नहीं, लेकिन अब अगर वो एंशिएंट मून डेसोलेट यिन फिजिक निकला तो। जैसे ही बात फर्स्ट जेन की प्रोफेसी और वसीयत से जुड़ी, फेंग युआन की कीमत पूरी तरह बदल गई। अब उसे प्रोटेक्ट करना होगा, चाहे जिया फैमिली नाराज क्यों ना हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओह नहीं, ये गु युए क्लैन लीडर तो पलक झपकते ही पलट गया। कितनी शेमलेस हरकत है, इतनी जल्दी एटीट्यूड बदल लिया। मुझे 10 एक्सट्रीम फिजिक्स का सच इतनी जल्दी नहीं बताना चाहिए था। 10 एक्सट्रीम एप्टीट्यूड्स ग्रेड से भी ऊपर होते हैं, तो अब गु युए क्लैन लीडर तो जरूर फेंग युआन को बचाना चाहेगा। इससे केस सॉल्व करने में बहुत बड़ी रुकावट आएगी। अब मैं क्या करूं पिताजी? टाई रुओ नान का दिल बैठ गया। दांत भींचते हुए उसने अनजाने में अपने पिता को ढूंढने के लिए नजरें घुमाई। अरे पिताजी कहाँ गए? वो लड़की चौंक गई। अभी तो डिवाइन इन्वेस्टिगेटर टाई यहीं था, लेकिन पलक झपकते ही गायब हो गया। ये देखकर गु युएबो का भी मन चौंक गया। ऐसे समय में टाई शू लेंग कहाँ जा सकता है? क्लैन लीडर ने तुरंत ही इसका रिश्ता फेंग युआन से जोड़ लिया। फेंग जैंग, मैं तुम्हारे बड़े भाई को ढूंढने जा रहा हूं। तुम बाकी क्लैन एल्डर्स को खबर दो और जल्दी से इकट्ठा होकर मेरे पास आओ। ये हिदायत देकर गु युएबो ने अपना गु वर्म एक्टिवेट किया और खिड़की से उड़कर बाहर निकल गया। टाई रुओ नान ने ठंडी सांस खींची और दौड़कर फेंग युआन के घर की तरफ निकल गई। अब पूरे हॉल में सिर्फ फेंग झेंग अकेला रह गया। ये सब कैसे हो गया? फेंग झेंग की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। चेहरा पीला पड़ गया, शरीर लड़खड़ाने को था, रीढ़ जैसे टूट गई हो, उसमें जरा भी ताकत नहीं बची थी। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया अंधेरे से ढक गई हो। उसका अपना संसार ढह चुका था। ये सब इतना कैसे बदल गया? भाई का एप्टीट्यूड 10 एक्सट्रीम फिजिक है, तो मेरी अ ग्रेट टैलेंट तो उसके सामने कुछ भी नहीं। मैं तो पूरी तरह नाकाम निकला उसके मुकाबले।
सोचते सोचते फैंग ज़ेंग की आंखों से आंसू बह निकले। उस वक्त उसका पूरा हौसला टूट चुका था। अब तक उसकी सबसे बड़ी जीत यही थी कि वो एप्टीट्यूड में फैंग युआन से आगे था। सारी कॉन्फिडेंस उसी पर टिकी थी। लेकिन अब उसे ये बेरहम सच बताया गया, उसका एप्टीट्यूड तो भाई के सामने कुछ भी नहीं। जिस चीज पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था, उसी में फैंग युआन ने उसे दबा दिया। सालों से जो कॉन्फिडेंस उसने बनाया था, वो एक पल में ढह गया। बड़े भाई, उसने सिर उठाया और आंसू नदी की तरह बह निकले। उसके दिल में चीख गूंज उठी। तुम तो शुरू से आखिर तक तमाशा ही देख रहे थे ना, मुझे उछल कूद करते देखकर, मेरी मस्खरी जैसी हालत देखकर। उसकी नजर दीवार की तरफ पड़ी। वहां चित्र बदल रहे थे, लोग इधर उधर घूम रहे थे और चारों तरफ से आवाजें उठ रही थीं जो फैंग ज़ेंग की परफॉर्मेंस की तारीफ कर रही थीं। लेकिन उनमें अकेला फैंग युआन खड़ा था, शांत चेहरा लिए बस देख रहा था, बिल्कुल शांति से देखता हुआ। फैंग ज़ेंग को अचानक लगा कि उस इमेज में वो खुद जो उम्मीद की रोशनी में नहाया हुआ खड़ा था, कितना बचकाना, कितना चुभने वाला लग रहा था। उसके दिल में फैंग युआन की वो शांत गहरी आंखें अब किसी देवता जैसी एक्सप्रेशन दे रही थीं। वो इमेज धीरे धीरे ऊंचा होता गया, इतना ऊंचा कि वो चढ़ भी नहीं सकता था, आसमान को छूते पहाड़ जैसा। वो आंखें उस पहाड़ की चोटी से उसे नीचे देख रही थीं, उसके दयनीय रूप पर जो पहाड़ की जड़ों में पड़ा था। जैसे कह रही हूं, फैंग ज़ेंग, मेरे मजाकिया छोटे भाई, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जैसे घाटी में गूंजती आवाजें फैंग ज़ेंग के दिल में गूंज उठीं। उस पर गहरी उदासी छा गई, ऐसी डिप्रेशन कि सांस तक लेना मुश्किल हो गया। उसे लगा था वो इस एहसास से निकल चुका है, लेकिन आज ये फिर उसके दिल पर हमला कर बैठा, और पहले से 100 गुना ज्यादा भयानक तरीके से। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। फैंग ज़ेंग का चेहरा ऐंठ गया, माथे की नसें फटने लगीं, अपने ही गले को जोर से दबाने लगा। धप से गिरकर वो जमीन पर घुटनों के बल आ गया। ऑक्सीजन की कमी से उसका चेहरा लाल पड़ गया, जबान बाहर निकल आई, आंखें उबलने लगीं। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं सच में मरना नहीं चाहता। उसका दूसरा हाथ जमीन की टाइल को खरोंच रहा था, इतनी ताकत से कि नाखून तक टूट गए और खून निकल आया। उस दर्द ने फैंग ज़ेंग की जीने की ख्वाहिश और बढ़ा दी। बाहर से उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन उसके दिल को घातक चोट लग चुकी थी। वो उठ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका गर्व पहले ही चकनाचूर हो गया था। उसे लगा अब किसी से मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा। वो हकीकत का सामना नहीं कर सकता, अपने बड़े भाई का सामना नहीं कर सकता। वो अब तो बड़ा मजाक बन चुका था, एक जोकर। उसका दिल राख जैसा ठंडा हो चुका था, लेकिन उस राख में अब भी कुछ छोटे छोटे अंगारे जल रहे थे। तो क्या हुआ अगर वो 10 एक्सट्रीम एप्टीट्यूड वाला है? बड़े भाई, तुमसे गलती हुई है, तुमने किसी को मार दिया, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल यही सच है, तुम्हें अपने गुनाह की सजा चुकानी होगी। जिया जिन शेंग को तुमने ही मारा ना, तुम गलत रास्ते पर चल पड़े, गलती की है। तो क्या हुआ अगर तुम्हारा एप्टीट्यूड मुझसे बेहतर है? टर्न। जैसे उसके कानों में कोई घंटी सी बज उठी। उसके दिल में वो बुझता अंगारा फिर जल उठा। उसका हाथ जो उसके गले को दबा रहा था, धीरे धीरे ढीला पड़ गया। फैंग ज़ेंग का शरीर पसीने से लथपथ था। जमीन पर घुटनों के बल टिके हुए, एक हाथ पर पूरा बोझ डाले, और वो हाथ खून से भरा हुआ था। पसीने की बूंदें उसके चेहरे से बहकर जमीन पर टपक रही थीं। उसका डरावना ऐठा हुआ चेहरा धीरे धीरे शांत होने लगा। दरवाजे और खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने उसके शरीर को छू लिया तो वो कांप गया। हे। फैंग ज़ेंग आधा जमीन पर पड़ा हुआ हंसने लगा। उसकी आवाज नुकीली और डरावनी थी। आग की रोशनी हवा के साथ उसके चेहरे पर नाच रही थी। उस रोशनी में कोई गर्माहट या चमक नहीं थी, बल्कि वो तो किसी शैतानी नृत्य जैसी लग रही थी। यहां कोई नहीं है। पूरा घर उलट पलट कर देखने के बाद भी गु युएबो को फैंग युआन कहीं नहीं मिला। उसके दिल पर जैसे भारी पत्थर रख दिया गया हो। फैंग युआन और टाई शू लेंग का अचानक गायब हो जाना उसे आसानी से जोड़कर सोचने पर मजबूर कर रहा था। बोलो, फैंग युआन कहाँ है? गु युएबो का चेहरा पानी की तरह गंभीर था। उसने अभी अभी पहुंची टाई रुओ नान पर चिल्लाकर कहा, मुझे कैसे पता होगा कि फैंग युआन कहाँ है? टाई रुओ नान का रुख सख्त था। रैंक 4 एक्सपर्ट के सामने भी उसने झुकना मंजूर नहीं किया। फिर टाई शू लेंग क्यों गायब हुआ? टाई फैमिली की छोटी लड़की, क्या तुम मुझे कोई एक्सप्लेनेशन दे सकती हो? गु युएबो धीरे धीरे टाई रुओ नान के और नजदीक आया। लड़की का चेहरा थोड़ा स्तब्ध हो गया। सच तो ये था कि शुरुआत से ही ये मामला बड़ा अजीब था। असल योजना ये थी कि अगले साल उसके पिता और वो यहां आने वाले थे। तब टाई शू लेंग किसी और केस को सुलझा रहे थे। तभी अचानक आसमान से एक सफेद सारस उतरा। उस सफेद सारस ने एक चिट्ठी दी और टाई शू लेंग के हाथ में थमा दी। ये चिट्ठी देखने के बाद ही टाई शू लेंग ने अपनी योजना बदल दी और हाथ का केस छोड़कर तुरंत चिंग माओ माउंटेन की ओर निकल पड़े। अगर वो चिट्ठी न होती तो टाई फैमिली का पिता पुत्री यहां इतनी जल्दी नहीं आते। बेटी होने के नाते टाई रुओ नान अपने पिता को अच्छे से जानती थी। आमतौर पर सिर्फ खास मामलों में ही टाई शू लेंग ऐसा फैसला लेते थे,
लेकिन जो बात उसे समझ नहीं आई वो ये थी कि चिंग माओ माउंटेन का मामला तो बस जिया जिन शेंग की मौत का था। हालांकि जिया जिन शेंग की मौत जिया फैमिली की संपत्ति की लड़ाई से जुड़ी थी, पर उसकी गंभीरता बहुत ही सामान्य स्तर की थी। ये इतना बड़ा भी नहीं था कि डिवाइन इन्वेस्टिगेटर को इतनी तवज्जो देनी पड़े। इसी वजह से टाई रुओ नान को हमेशा शक रहा। और अब टाई सू लेंग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, यहां तक कि अपनी बेटी को भी नहीं बताया। वो कहाँ गए, क्या करने गए? पिताजी, आपके शरीर पर चोट है, कृपया अपना ख्याल रखिए। टाई रुओ नान चिंतित थी। ऐसी स्थिति कई बार पहले भी हुई थी, हर बार तब जब टाई सू लेंग किसी ताकतवर दुश्मन से लड़ते थे और बेटी की रक्षा करने का ध्यान नहीं रख पाते थे, इसलिए वो अकेले ही लड़ाई का चुनाव करते थे। उनकी मौजूदा चोटें भी पहले किसी ताकतवर दुश्मन से लड़ाई के दौरान लगी थीं। भले ही पिता घायल हैं, लेकिन आखिर वो रैंक 5 एक्सपर्ट हैं। आम रैंक 4 ग्यू मास्टर्स उनका सामना नहीं कर सकते। पिता, मैं आप पर विश्वास करती हूँ, मैं आपके लौटने का इंतजार करूंगी। टाई रुओ नान की आंखों में रोशनी चमक उठी, जैसे वो खुद को हौसला दे रही हो। गु युए बो और करीब आया तो लड़की ने सिर उठाया और क्लैन लीडर की आंखों में सीधा देखा। एक्सप्लेनेशन चाहते हो? पर क्या इसका मतलब है कि मुझे तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना ही पड़ेगा? गु युए बो का चेहरा और काला पड़ गया। छोटी चुड़ैल, बड़ी अकड़ में बोल रही हो। लगता है मुझे तुम्हें कैद करना पड़ेगा और तुम्हारे बदले हमारे क्लैन का फैंग युआन वापस लेना पड़ेगा। हे। टाई रुओ नान हंस पड़ी। गु युए क्लैन लीडर, क्या आप सच में ऐसा करने की हिम्मत रखते हो? मेरे चाचा टाई क्लैन लीडर हैं, क्या आप हमारी टाई फैमिली से टकराना चाहोगे? गु युए बो के कदम वहीं रुक गए। वो बेचैन था और लगभग भूल ही गया था। टाई फैमिली, ये तो एक सुपर क्लैन था, हजारों सालों की विरासत वाला, आज तक मजबूती से खड़ा। टाई क्लैन माउंटेन फोर्ट पर खड़ा डीमन सप्रेशन टावर, जिसमें अनगिनत डेमोनिक गू मास्टर्स कैद थे, राइटर्स फैक्शन का प्रतीक। गु युए क्लैन तो बस एक औसत क्लैन था, जिया क्लैन से भी छोटा। और जिया क्लैन भी एक नया क्लैन था जो टाई क्लैन की बराबरी नहीं कर सकता था। पूरा सदर्न बॉर्डर में भी टाई क्लैन एक फर्स्ट क्लास पावर हाउस था, गहरी नींव वाला बड़ा क्लैन। टाई रुओ नान की आवाज नरम हुई। गु युए क्लैन लीडर, मैं यहां आपसे दुश्मनी करने नहीं आई हूं, पर कृपया मेरी सच्चाई पर विश्वास कीजिए। मुझे सच में नहीं पता कि पिता कहाँ गए, लेकिन मैं यहां से भागूंगी नहीं, न ही छुपकर निकलूंगी। हमारी टाई फैमिली सिर्फ लड़ाई में मरती है, कायर बनकर भागती नहीं। मैं यहीं रुकूंगी और उस अपराधी को पकड़ूंगी जिसने जिया जिन शेंग की हत्या की। फैंग युआन शायद हत्यारा न हो। गु युए बो ने भौहें सिकोड़ लीं, चेहरा और कड़ा हो गया। पर वो हो भी सकता है, टाई रुओ नान ने घूर कर कहा। उसके चेहरे पर नायक जैसी दृढ़ता थी। इस वक्त वो बिल्कुल झुकने वाली नहीं थी। दोनों काफी देर तक आमने सामने देखते रहे। टाई रुओ नान ने आगे कहा, फैंग युआन गायब हो गया तो बहुत मुमकिन है कि वो अपने अपराध से भाग रहा हो, इसलिए उसका शक और भी गहरा है। लेकिन मैं कभी भी किसी निर्दोष पर झूठा आरोप नहीं लगाऊंगी। उम्मीद है ऐसा ही हो। गु युए बो ने अपनी बांह झटकी और वहां से चला गया। 15 मिनट बाद गरगर स्पिरिट स्प्रिंग का भंवर तेजी से हिला और झरने के पानी के ऊपर एक लोटस की छवि टिमटिमाने लगी। फैंग युआन ने प्राइमेवल स्टोन्स एक एक कर झरने में फेंके, जिससे हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस की परछाई और साफ होती चली गई। क्लासमेट गैदरिंग में उन्होंने मुझे करीब 10,000 प्राइमेवल स्टोन्स दिए थे और गु युए मो चेन के 40,000 प्राइमेवल स्टोन्स भी मैंने डाल दिए। फिर भी ये हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस अपना असली रूप क्यों नहीं दिखा रहा? फैंग युआन ने क्रिस्टल वॉल्स के पार झरने के बीचों बीच टकटकी लगाए रखी। उसके मन में बेचैनी थी। हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस बहुत कीमती था। लगातार एडवांस करते हुए जब यह रैंक 6 तक पहुंच जाए तो इसकी कीमत स्प्रिंग ऑटम सिकाडा से कम न होगी। यहां तक कि अपनी पिछली जिंदगी में भी फैंग युआन ने सिर्फ इसके बारे में सुना था, कभी देखा नहीं था। इसलिए इस वक्त पहली बार इसे अपनी आंखों से देखकर उसे थोड़ा असमंजस हो रहा था। लेकिन वो जल्द ही शांत हो गया और हंसते हुए बोला, 50,000 प्राइमेवल स्टोन्स काफी से ज्यादा हैं। मुझे ये बेकार की चिंता क्यों करनी चाहिए? अगर रिफाइनमेंट फेल भी हो जाए तो क्या है। ऐसा सोचकर उसने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। गहरी सांस ली और उछलकर क्रिस्टल वॉल से टकरा गया। यह दीवार मोट गू से बनी थी। जैसे ही फैंग युआन इससे टकराया, ये ऐसे लहराई जैसे पानी में कूद पड़े हों। एक लहर उठी और दीवार ने उसे तुरंत निगल लिया। चारों ओर पानी से घिरा फैंग युआन। उसने आंखें खोलीं, लेकिन हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस को सिर्फ पानी की क्रिस्टल दीवारों के पार से ही देखा जा सकता था, निकालने से पहले। फैंग युआन ये अच्छी तरह जानता था और उसे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। उसने पहले ही दूरी नाप ली थी, यहां तक कि पानी में रोशनी के टेढ़े होने, रिफ्रैक्शन का भी हिसाब कर लिया था। उसी याददाश्त के मुताबिक उसने हाथ बढ़ाया। ये पकड़ ऐसे थी जैसे हवा से कमल को खींच लिया हो। वो कमल नीला और सफेद था। उसकी पंखुड़ियां बंद थीं, जैसे किसी दीपक में पवित्र आभा भरी हो। लेकिन उसमें अपनी चेतना थी और फैंग युआन के हाथों में आने के बाद भी उसने विरोध किया। पर यह कोई बड़ी बात नहीं थी। सिर्फ स्प्रिंग ऑटम सिकेडा की हल्की सी आभा लीक करते ही ये रैंक 3 का फ्लावर गू तुरंत ही रिफाइन हो गया। हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस हासिल। झरने के पानी में फैंग युआन के होठों पर मुस्कान तैर गई। उसने मन ही मन आदेश दिया और हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस सफेद नीली रोशनी बनकर उसके एपर्चर में समा गया। जैसे ही हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस गायब हुआ, झरने में बने असंख्य भंवर भी गायब हो गए।
जो पानी जीवन से भरा था वही अब बिल्कुल स्थिर हो गया, मानो कोई साधारण पानी हो, जीवन की हल्की सी भी निशानी के बिना। अब स्पिरिट स्प्रिंग खत्म हो गया। ये जगह अब सुरक्षित नहीं है, मुझे तुरंत निकलना होगा। फांग युआन का चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन जैसे ही वो जाने लगा, अचानक कुछ घटा। झरने की गहराई से खून सी लाल चमक निकली। एक विशाल खिंचाव की ताकत पैदा हुई। अचानक पकड़े जाने पर फांग युआन सीधा पानी की गहराई में खिंच गया। झरने का पानी लाल होकर खून बन गया और उसने फांग युआन को पूरी तरह लपेट लिया, उसे नीचे की ओर खींचते हुए। स्काई कैनोपी गू, थंडर विंग्स गू। उस खतरनाक पल में फांग युआन ने मन ही मन चीखते हुए इन दोनों को एक्टिवेट किया। एक सफेद कवच उसके शरीर पर उभर आया और उसकी पीठ पर बिजली जैसी विशाल पंख फैल गए। थंडर विंग्स ने ऊपर उठने की ताकत दी, लेकिन खून का पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका खिंचाव और भी प्रचंड होता गया। कोई भी ताकत उसका मुकाबला नहीं कर पा रही थी। छपाक, पानी की आवाजों के बीच फांग युआन धाराओं में बह गया, एक सुरंग से नीचे की ओर धकेला जा रहा था। जब उसकी सांस पूरी तरह खत्म हो रही थी, तभी अचानक चारों ओर का दबाव गायब हो गया। फांग युआन ने गहरी सांस ली। कम से कम वो घुटकर मरा नहीं, लेकिन उसने पाया कि वो किसी ऊंचाई से नीचे गिर रहा है। उसने सहज ही अपने पंख एक्टिवेट किए, लेकिन थंडर विंग्स गू बहुत ही खराब हालत में था। जो पंख पहले ताकतवर थे, अब बेहद थके हुए और नरम हो चुके थे। फांग युआन का दिल डूब गया। उसने पूरी कोशिश की कि संतुलन बनाए रखे और गिरने की गति धीमी कर दे। ये इलाका जमीन के नीचे था। यहां अंधेरा नहीं था, बल्कि लाल रोशनी से भरा था। फांग युआन करीब 15 मीटर ऊपर से गिर रहा था और नीचे एक तालाब था। लेकिन वो तालाब पारदर्शी नहीं था। वो लाल था, खून की तरह। नहीं, ये सचमुच खून का पानी था। तेज खून की गंध उसकी नाक से टकराई जब वो नीचे गिरता गया। ये हालत कितनी भी देखो, अजीब ही थी। इसलिए सुरक्षा के लिए फांग युआन उस तालाब में उतरना बिल्कुल नहीं चाहता था। चेनसॉ गोल्डन सेंटिपीड। उसने चेनसॉ गोल्डन सेंटिपीड एक्टिवेट किया। हथेली उसके मुंह में डालकर उसे कोड़े की तरह घुमाया। सोने जैसा वो सेंटिपीड अपना शरीर फैलाकर सबसे लंबा हो गया और उसकी पूंछ पास की पहाड़ी दीवार में धंस गई। फांग युआन ने मन से आदेश दिया और वो सेंटिपीड सिकुड़ने लगा। इस तरह उसने फांग युआन के शरीर को दीवार की तरफ खींच लिया। दीवारें फिसलन भरी थीं, कोई अच्छी जगह टिकने की नहीं थी। लेकिन फिर भी सेंटिपीड की मदद से उसने एक उभरी हुई जगह पकड़ ली और वहां पैर जमा दिए। ये कहाँ आ गया मैं? अपने शरीर को स्थिर करते हुए फांग युआन ने तुरंत चारों ओर नजर दौड़ाई। उसके हिसाब से ये जगह और भी गहरी भूमिगत होनी चाहिए, यहां तक कि पिछली गुफा से भी नीचे। ऐसी जगह कैसे हो सकती है? फांग युआन चौंक गया। पिछली जिंदगी में वो इतना ताकतवर नहीं था कि बड़े बुजुर्गों के गुप्त रहस्यों तक पहुंच पाता। असलियत ये थी कि ये ब्लड पॉन्ड ग्रेवयार्ड था, पहला जनरेशन का ताबूत दफन करने वाला फॉरबिडन ग्राउंड। यहां तक कि एल्डर्स में भी सिर्फ एक दो ही इस राज को जानते थे। फांग युआन ने नीचे देखा। वो रक्त तालाब लाल आभा से चमक रहा था। उसका आकार गांव से भी बड़ा था और वो बेहद डरावनी और खतरनाक आभा फैला रहा था। गुफा की छत पर 100 से भी ज्यादा छेद थे, जिनसे पानी धड़धड़ाता हुआ गिर रहा था। पानी के साथ नदी के शंख, कछुए, सांप और मछलियां भी अंदर आ रही थीं। शू शू, निरंतर पानी की धाराएं उन छेदों से नीचे गिरती रहीं और रक्त तालाब में मिल गईं। खून का पानी मथने लगा। जो भी जीव उसमें गिरते, कुछ ही सांसों में उनका सारा खून चूस लिया जाता। उनके सूखे शव सतह पर तैरने लगते, लहरों के साथ कभी दिखाई देते, कभी गायब हो जाते। रक्त तालाब की लालिमा और भी प्रबल हो गई। ये देखते हुए फांग युआन की आंखें सिकुड़ गईं। अगर वो इस तालाब में गिरता तो स्काई कैनोपी गू की सुरक्षा होते हुए भी उसका हाल बुरा होता। उसने चारों ओर और भी गौर से देखा। ताजे सूखे शवों के अलावा पानी में पहले से मौजूद कुछ हड्डियां भी थीं, कुछ मछलियों की हड्डियां, कुछ भालुओं की, और यहां तक कि इंसानों के कंकाल भी। ये जगह सचमुच एक विशाल कब्रिस्तान थी, भयानक और खून से लथपथ। रक्त तालाब की लहरें चारों ओर की दीवारों से टकरातीं और चमकता लाल पानी मिट्टी में समा जाता, उस मिट्टी को पूरी तरह लाल कर देता, जिससे वो खून जैसी लाल मिट्टी बन गई। अरे ठहरो जरा, लाल मिट्टी? फांग युआन का दिमाग उस नज़ारे को देखकर झटके से हिल गया। उसने हाथ बढ़ाकर बगल की दीवार को पकड़ा और एक ढेला लाल मिट्टी का निकाल लिया। ये लाल मिट्टी बहुत नरम थी और हल्की लाल चमक बिखेर रही थी। फांग युआन ने बस हल्का दबाया और वो बिखर कर चूर चूर हो गई। तो असल में ये ऐसा था, उसे अचानक समझ आ गया। जब वो पहली बार उस चट्टान की दरार के अंदर वाले गुप्त गुफा में गया था, तो देखा था कि गुफा पूरी इसी लाल मिट्टी से भरी हुई थी जो हल्की रोशनी छोड़ रही थी। वहां किसी और रोशनी की जरूरत ही नहीं थी। तब उसे बड़ा अजीब लगा था, क्योंकि छिंग माओ पहाड़ की मिट्टी तो नीली काली रंग की होती है। उसने सोचा था कि ये सब फ्लावर वाइन मंक का किया हुआ है, लेकिन अब साफ हो गया कि असल वजह ये अजीब सा खून का तालाब है। फांग युआन और ज्यादा सतर्क हो गया। उसके 500 साल का अनुभव अब तो जैसे उसकी फितरत और एहसास बन चुका था। ये जगह न सिर्फ अजीब है, बल्कि खतरनाक भी है। मेरे पास यहां समय बर्बाद करने का मौका नहीं है। मुझे सोचना होगा कि यहां से निकलना कैसे है। फांग युआन ने सिर उठाकर गुफा की दीवारों को देखा
ऊपर की तरफ सैकड़ों छेद बने हुए थे। उनमें से कौन सा छेद स्पिरिट स्प्रिंग से जुड़ा है? वो कुछ पल झिझका। पानी यहां तक बहकर आ सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो रास्ते इतने चौड़े हों कि कोई इंसान निकल पाए। और फांग युआन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपने 2 पंख हिलाने की कोशिश की, लेकिन अब वो उन थंडर विंग्स को पहले जैसा काबू नहीं कर पा रहा था। पहले जो नीली बिजली जैसी साफ सुथरी चमक होती थी, अब उसमें कुछ लालपन घुल गया था। ताकत और कमजोरी दोनों का एहसास एक साथ हो रहा था। थंडर विंग्स गू अब भरोसेमंद नहीं रहे। बहुत मुमकिन है कि उड़ते उड़ते ये धोखा दे जाएं और फांग युआन को बीच आसमान में गिरा दें। अचानक खून के तालाब से एक अनजाना बहाव उठा, जिसमें रैंक 5 गू जैसी डरावनी आभा थी। वो क्या है? फांग युआन की आंखें सिकुड़ गईं। खून के तालाब से एक लंबा सा साया धीरे धीरे बाहर आ रहा था। उसकी लंबाई 40 मीटर से भी ज्यादा और चौड़ाई 6 मीटर से ऊपर थी। ये एक बहुत बड़ा अजगर था जो खून के तालाब की गहराई में रहता था, लेकिन अब उसे फांग युआन के जिस्म की खुशबू मिली और वो शिकार करने ऊपर आ गया। धत्त तेरी! फांग युआन के दिल में बेचैनी भर गई। इस वक्त वो तो बस चेनसॉ गोल्डन सेंटीपीड के सहारे दीवार को छेद कर उस नरम लाल मिट्टी में टिके हुए था, और उसके लंबे बाल और काली चोगे वाली शक्ल उस विशाल खून के तालाब के सामने बिल्कुल चींटी जैसी लग रही थी। अचानक तालाब के अंदर सैकड़ों काले बिंदु उभरे और ऊपर उठने लगे, जैसे कोई मछलियों का झुंड तैर रहा हो। वो उस अजगर से भी तेज थे। पलक झपकते ही खून के तालाब से बाहर निकल आए और उनकी असली शक्ल दिखाई दी। वो मछलियां नहीं बल्कि चमगादड़ थे। ये लाल रंग के चमगादड़ थे। इनके 2 लंबे कान और 2 जोड़ पंख थे। मुख्य पंख बड़े थे और नीचे छोटे साइड वाले पंख थे। इनके पंजे नहीं थे, लेकिन दोनों जोड़ी पंखों के किनारे इस्पात जैसी धारदार ब्लेड की तरह थे। रैंक 3 ब्लेडविंग ब्लड बैट गू, ये नाम तुरंत फांग युआन के दिमाग में गूंज गया। ये ब्लेडविंग ब्लड बैट्स का झुंड उस पर जबरदस्त खूनी आभा के साथ झपटा, लेकिन सबसे पहले फांग युआन के दिमाग में एक तस्वीर उभरी। फोटो ऑडियो गू की तस्वीर में फ्लावर वाइन मंक पूरा खून से लथपथ था और इतनी चोटें आई थीं कि मरने की हालत में पहुंच गया था। मून शैडो गू ऐसी चोटें नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन ये ब्लेडविंग ब्लड बैट्स बिल्कुल ऐसा कर सकते थे। क्या ये हो सकता है कि फ्लावर वाइन मंक यहां आया था और इन्हीं ब्लेडविंग ब्लड बैट्स ने उसे घायल कर दिया? फांग युआन के दिमाग में विचार बिजली की तरह दौड़ने लगे। फ्लावर वाइन मंक की मौत हमेशा से रहस्य से घिरी थी। अब तो ये बहुत मुमकिन लग रहा था कि उसकी मौत की वजह यही जगह है, ब्लेडविंग ब्लड बैट। फांग युआन बुदबुदाया। सच कहें तो ये गू उसके लिए नया नहीं था। भले ही ये रैंक 3 गू था, लेकिन इसे पालना बहुत आसान था। इसका खाना बस खून था। पिछली जिंदगी में उसने ब्लडविंग डेविल सेक्ट खड़ा किया था और उस संप्रदाय का प्रतीक चिन्ह यही ब्लेडविंग ब्लड बैट था। उस संप्रदाय के पास इतने संसाधन थे कि वे 10,000 से भी ज्यादा ब्लेडविंग ब्लड बैट गू पाले हुए थे। इससे उनकी शक्ति इतनी डरावनी हो गई कि चारों तरफ उनका खौफ फैल गया। असल में उसकी कामयाबी की जड़ ही यही ब्लेडविंग ब्लड बैट्स थे। 400 साल बाद की पिछली जिंदगी में उसे अचानक ब्लड सी एंसेस्टर की विरासत मिली थी। ब्लेडविंग ब्लड बैट्स की सेना और अपनी रैंक 5 कल्टीवेशन के दम पर वो पूरे क्षेत्र का ओवरलॉर्ड बन गया था। ये ब्लड सी एंसेस्टर एक रैंक 7 डिमोनिक पाथ गू मास्टर था, जो इंसानों की जान ऐसे लेता था जैसे घास काटी जाती है। उसकी बुरी शोहरत इतनी दूर तक फैली थी कि उसका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। शुरुआत में वो बस एक साधारण इंसान था, लेकिन किस्मत और मौकों से वो डेमोनिक पाथ का गू मास्टर बना। नीचे से शुरू करके वो धीरे धीरे रैंक चढ़ता गया और 800 सालों बाद डेमोनिक पाथ का बड़ा अधिकार बन गया। उसकी योग्यता ज्यादा ऊंची नहीं थी, इसलिए उसके पास प्राइमीवल एसेंस भी सीमित था। इस वजह से उसमें गू वर्म्स को मिलाने जोड़ने की सनक थी। जंगली गू वर्म्स के अंदर अपनी मर्जी होती है और वो हवा से खुद ही प्राइमीवल एसेंस सोख सकते हैं, लेकिन जब कोई गू मास्टर उन्हें रिफाइन कर लेता है तो उनका इरादा दबा दिया जाता है और वो सिर्फ गू मास्टर के एपर्चर से एसेंस खींच सकते हैं। ब्लड सी एंसेस्टर ने बहुत कोशिश की कि ऐसे गू बनाए जाएं जो रिफाइन होने के बाद भी प्राकृतिक एसेंस खींच सकें। राइटस गू मास्टर्स इससे बहुत डरे हुए थे। उन्हें बहुत चिंता थी कि अगर ब्लड सी एंसेस्टर कामयाब हो गया तो हालात बिगड़ जाएंगे, इसलिए उन्होंने अनगिनत जाल बिछाए और आखिरकार मिलकर उस पर हमला किया। अंत में ब्लड सी एंसेस्टर पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, लेकिन पूरी तरह नाकाम भी नहीं रहा। उसने ब्लेडविंग ब्लड बैट, ब्लड गिलोटीन और ब्लड फ्रेंजी गू की फ्यूजन रेसिपीज बना लीं। रैंक 3 ब्लेडविंग ब्लड बैट गू उसकी पहली कामयाबी थी। इसे पालना आसान था, लेकिन फिर भी इसे गू मास्टर की एसेंस चाहिए होती थी। इनका झुंड बड़ा खास था। कोई गू मास्टर अगर एक नर चमगादड़ को काबू कर ले तो बाकी सारी मादा चमगादड़ें उसी के आदेश मान लेती थीं। ब्लड फ्रेंजी गू उसकी दूसरी कामयाबी थी। ये गू बिना रूप के होती थी, खून के गोले जैसी। ये दूसरों पर चिपक कर जीती थी। ये रैंक 4 गू थी और इसकी शक्ति बड़ी अजीब थी। जिस भी गू को ये छूती वो समय समय पर प्राकृतिक एसेंस सोख सकता था, लेकिन इसकी बड़ी कमी ये थी कि ऐसे गू धीरे धीरे गू मास्टर के काबू से बाहर हो जाते और आखिरकार खून के ढेर में बदल जाते। ब्लड गिलोटीन उसकी आखिरी कामयाबी थी।
ये रैंक 5 गू थी और पिछली दोनों से कहीं ज्यादा उन्नत थी। इसे पालना और इसका इस्तेमाल दोनों एक दूसरे में घुले हुए थे। ये युद्ध के सहारे खुद को पालती थी और गू मास्टर्स का खून पीकर बढ़ती रहती थी। इसे गू मास्टर की एसेंस की कोई जरूरत नहीं थी। दुर्भाग्य से जैसे ही ब्लड सी एंसेस्टर ने ब्लड गिलोटीन बनाई, धार्मिक मार्ग वालों की लड़ाइयों और घेराबंदी में वो आखिरकार हार गया। उसने ऐसी जानलेवा चोटें खाई थीं जिन्हें कभी भरा नहीं जा सकता था, और उन्हीं घावों के बावजूद उसने खून से लथपथ रास्ता बनाते हुए दुश्मनों की घेराबंदी से निकल भागा। धर्मपंथी लोग डर रहे थे कि उसकी आखिरी पलटवार से उनकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उनमें से कोई भी उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं कर पाया। सब बस देखते रह गए और वो भाग निकला। उस पल को याद करके आज भी धर्मपंथी अफसोस करते हैं कि काश उन्होंने उसे वहीं खत्म कर दिया होता। ब्लड सी एंसेस्टर जानता था कि उसकी मौत पक्की है, इसलिए उसने अपने पीछे एक विशाल विरासत छोड़ने की तैयारी शुरू की। अपनी मौत से पहले के थोड़े से वक्त में रैंक 7 की ताकत के बल पर उसने लाखों इनहेरिटेंस ग्राउंड्स बना डाले। उसकी विरासतें मिडिल कॉन्टिनेंट से लेकर सदर्न बॉर्डर और ना जाने कितनी जगहों पर फैल गईं। मौत से ठीक पहले उसने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, खून का रास्ता कभी अकेला नहीं होगा, ये विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। उसकी ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। अनगिनत गू मास्टर्स उसकी विरासत से ताकतवर बने और इसी वजह से डेमोनिक पाथ बहुत तेजी से फैल गया। चाहे वो ब्लेडविंग ब्लड बैट गू हो, ब्लड फ्रेंजी गू हो या ब्लड गिलेटिन, सबको पालना आसान था और बहुत तेजी से उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती थी। किसी अनजान घाटी में, किसी गरीब गांव में, किसी वीरान रेगिस्तान में या किसी पहाड़ी रास्ते पर कहीं भी तुम्हें 2-3 गू पड़े हुए मिल सकते थे जिन्हें ब्लड सी एंसेस्टर ने ही छोड़ा था। ये गू बहुत आसानी से पाले जा सकते थे और प्राइमेवल एसेंस की ज्यादा जरूरत भी नहीं होती थी। इस वजह से सामान्य योग्यता वाले गू मास्टर्स भी इन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सकते थे। इस दुनिया में जीना बड़ा मुश्किल था, तो भला कौन सा गू मास्टर ताकतवर बनना नहीं चाहता था। ब्लड सी एंसेस्टर की छोड़ी हुई ये गू ताकत की एक नई राह थी। ताकत पाने का ये रास्ता तेज और आसान था और इसलिए बाकी गू से ज्यादा लोग इसे पसंद करने लगे। ताकत अपने आप में बुरी नहीं होती, अच्छे के हाथों में जाए तो अच्छी बनती है और बुरे के हाथों में बुरी। लेकिन इस दुनिया में कितने लोग ऐसे थे जो अचानक बड़ी ताकत के बाद भी अपने मन को स्थिर रख पाते। जिसे अचानक पैसा मिले वो अक्सर बदल जाता है, उसी तरह अचानक ताकत पाकर इंसान के भीतर नई महत्वाकांक्षाएं जन्म लेती हैं। इसी वजह से बहुत से गू मास्टर्स जिन्हें ब्लड सी एंसेस्टर की विरासत मिली, खून के प्यासे राक्षस बन गए। यहां तक कि कई धर्मपंथी भी अपनी राह बदलकर डेमोनिक पाथ पर चल पड़े। ब्लड गू की इन विरासतों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हर एक विरासत में भले ही सिर्फ 2-3 गू मिलते हों, लेकिन वो 2-3 भी चिंगारी बनकर पूरी धरती को आग लगा सकते थे। अक्सर डेमोनिक पाथ के गू मास्टर्स इन ब्लड गू पर हाथ साफ करते और फिर चारों तरफ हाहाकार मचाते। कुछ गांवों में ही मारे जाते तो कुछ समय के लिए सफल होकर बड़े खौफनाक किरदार बन जाते जो पूरे इलाके को तबाह कर देते। चाहे वो सफल हों या असफल, जब उनका अंत होता तब भी वो अपने पीछे नई ब्लड इनहेरिटेंसेस छोड़ जाते। इसी तरह खून की ये आफत लगातार चलती रही। ब्लड सी एंसेस्टर को धर्मपंथ की संयुक्त ताकत ने मार तो दिया था, लेकिन उसके छोड़े हुए बीजों ने इस आफत को और भी भयंकर बना दिया। इसे कभी मिटाया नहीं जा सका। ये हाल हो गया कि धर्मपंथी लोग अक्सर कोसते, ये अभिशप्त ब्लड गू मास्टर्स, हम कितनी ही बार इन्हें मारते हैं, लेकिन जरा भी चूक हो जाए तो पता चलता है कहीं से एक नया फिर पैदा हो गया। अब तक ब्लड सी इनहेरिटेंसेस को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय और सबसे बड़ी विरासत के तौर पर मान्यता मिल चुकी थी। इसमें कोई मुकाबला ही नहीं था। कड़ाई से कहें तो फैंग युआन ने भी ब्लड सी एंसेस्टर से बड़ा फायदा उठाया था। अपनी पिछली जिंदगी में मुझे पूरे 400 साल लग गए थे एक ब्लड सी इनहेरिटेंस ढूंढने में, और तब जाकर मेरा शासन शुरू हुआ था। लेकिन अब अगर मैं इन ब्लड बैट्स को वश में कर लूं तो ये समझो मैंने 400 साल की मेहनत एक झटके में पूरी कर ली। ब्लड बैट्स उसकी तरफ झपटे, लेकिन फैंग युआन बिल्कुल नहीं घबराया। उसके पास स्प्रिंग ऑटम सिकेडा था। उसके रैंक 6 के आभा के सामने ये चमगादड़ खुद ब खुद झुक जाते। बस एक ही परेशानी थी, वो रैंक 5 का ब्लड पाइथन, जो अभी तक छुपा हुआ था और खून की झील के भीतर कहीं लुका बैठा था। लेकिन ये हालत कुछ गड़बड़ लग रही है। ब्लड सी एंसेस्टर की विरासतों में आमतौर पर 2-3 गू ही होते हैं। यहाँ सैकड़ों ब्लेडविंग ब्लड बैट्स कहाँ से आ गए? क्या वाकई वो अफवाह सच है? कहा जाता था कि ब्लड सी एंसेस्टर की लाखों विरासतें तो बस छलावा थीं, असली विरासतें बहुत कम थीं। इन्हीं कुछ असली विरासतों में उसने अपने सबसे बेहतरीन गू, अपने शोध और फ्यूजन रेसिपीज छुपाकर रखे थे। क्या ये जगह ब्लड सी एंसेस्टर की सच्ची विरासतों में से एक है? ये सोचते ही फैंग युआन का दिल जोर से धड़क उठा। उसके विचार बिजली की तरह दौड़ रहे थे, लेकिन हकीकत में बहुत कम समय बीता था। ब्लेडविंग ब्लड बैट्स लगातार हमला कर रहे थे, लेकिन फैंग युआन शांत था। उसकी लंबी बाल और काली चादर हवा में लहरा रही थी। वो दीवार पर चढ़ा और स्प्रिंग ऑटम सिकाडा को बुलाने ही वाला था, लेकिन ठीक उसी वक्त अचानक हालात बदल गए। जैसा सोचा था, यहाँ सचमुच खून की आफत छुपी हुई है। एक गहरी और कठोर आवाज, जैसे लोहे और पत्थर की टक्कर हो, गूंज उठी। वो आवाज गुफा की छत से आई और पूरे ब्लड लेक में फैल गई। वो था डिवाइन इन्वेस्टिगेटर टाई शुए लेंग। ये अचानक यहाँ कैसे आ गया? फैंग युआन ने आवाज पहचानकर हैरान हो गया।
ये तेज आवाज खून के तालाब के ऊपर गूंज उठी, जिससे जबरदस्त लहरें उठीं। ये तो हेवन अर्थ मैग्निफिसेंट साउंड गू है, फांग युआन दांत पीसते हुए बोला। तेज आवाज उसके कान फाड़ रही थी, उसका पूरा दिमाग गूंज रहा था। हेवन अर्थ मैग्निफिसेंट साउंड गू, ये रैंक 5 गू था, साउंड टाइप गू से। जब इसे एक्टिवेट किया जाता है तो ये साउंड वेव अटैक करता है, जिसकी रेंज बहुत वाइड होती है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इफेक्ट अटैकिंग टाइप गू था। फांग युआन जो आवाज अभी सुन रहा था वो असल में सिर्फ टाई शुए लेंग की प्रोबिंग थी। वो बस हल्का सा चिल्लाया था, गू को पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं किया था। ये इंटेंसिटी वैसी थी जैसे फांग युआन मूनलाइट गू से पर्पल गोल्ड रॉक को खोल रहा हो, मतलब अपने गू वार्म पर पूरी गहरी पकड़। लेकिन हेवन अर्थ मैग्निफिसेंट साउंड गू की वीकनेस भी थी। अगर लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो ये गू मास्टर के गले और वोकल कॉर्ड पर बहुत स्ट्रेन डालता है। जब लिमिट पार हो जाती है तो गू मास्टर पूरी तरह से म्यूट हो जाता है, यानी बोलने की ताकत खो देता है। धड़ाम, जोरदार धमाका हुआ और खून और पानी चारों तरफ उड़ गया। फांग युआन की नजरों में अचानक उस विशाल अजगर का ऊपरी हिस्सा दिखाई दिया, ब्लड रिवर पाइथन। फांग युआन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने देखा कि पाइथन की चमकती हुई चिकनी खून लाल चमड़ी थी और उसका सिर हाथी जितना बड़ा। उसकी आंखों के ऊपर से निकली हुई स्कारलेट गोल्ड हड्डी जैसी नुकीली कांटे उसकी दरिंदगी और पागलपन को पूरी तरह दिखा रही थीं। ब्लड रिवर पाइथन। मुझे याद है कि गुयुए क्लान की हिस्ट्री में जब फर्स्ट जनरेशन क्लान लीडर ने विलेज बनाया था तो एक ब्लड रिवर पाइथन आया था और गांव के लिए बहुत बड़ा खतरा था। लेजेंड कहता है कि फर्स्ट जन ने उसे मार दिया था, लेकिन कहीं ये तो फांग युआन के दिमाग में ख्याल दौड़ा। वो ब्लड रिवर पाइथन बहुत ही ह्यूमंगस था, उसका सिर हवा में ऊंचा उठा हुआ, उसकी बैंगनी आंखें सीधे फांग युआन को घूर रही थीं। उसका स्वभाव बहुत ही दरिंदा और अनटेमेबल था, वो सिर्फ खून पर जीता था। यहां तक कि स्प्रिंग ऑटम सिकाडा की ऑरा भी उसे दबा नहीं सकती थी, बल्कि उसे और भी ज्यादा पागल बना देती थी। रैंक 5 गू वर्म्स में ये रिफाइन करने के लिए सबसे मुश्किल में से एक था। लेकिन पाइथन ने जब दीवार पर खड़े फांग युआन को देखा तो उसने सिर और ऊंचा उठाया और गुफा की छत की तरफ देखने लगा। गुफा की छत पर एक छोटा सा साया था जो ऊपर से धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसके चेहरे पर ब्रॉन्ज मास्क था, हाथ पीछे बांधे हुए और नजरें ठंडी और शांत। भले ही ब्लड रिवर पाइथन के सामने वो एक चींटी जैसा छोटा था, लेकिन उसके शरीर से निकलती हुई इंपोजिंग ऑरा चारों तरफ दबाव बना रही थी, जैसे कोई हेवनली बीइंग धरती पर उतर आया हो। राइचस गू। ये माइंड टाइप गू था जिसे सिर्फ वही एक्टिवेट कर सकता था जो न्याय और ईमानदारी पर चलता हो। जो लोग खून खराबा करते थे या जिनकी नीयत और एस्पिरेशंस कमजोर होती थीं, वो इस राइचस गू के असर में डर से कांप जाते थे। उनके अंदर गिल्टी कॉन्सेंस जागता था, उनकी लड़ाई की हिम्मत कम हो जाती थी और टाई शू लेंग को हराना नामुमकिन सा लगने लगता था। ची। उस राइचसनेस की दबाव से ब्लेडविंग ब्लड बैट गू घबरा उठे और जोर जोर से चीखने लगे। उनका शरीर दबाव से दबा हुआ था, पंख बस लगातार फड़फड़ा रहे थे, किसी तरह हवा में टिके हुए, ऊपर नीचे डगमगाते हुए। अब वो अपनी हालत पर काबू नहीं पा रहे थे, तो फांग युआन से लड़ने का सवाल ही नहीं था। यहां तक कि वो खूंखार ब्लड रिवर पाइथन भी थोड़ा सा सिर झुकाकर टाई शू लेंग की सुप्रीम प्रेजेंस को मान रहा था। क्या बढ़िया राइचस गू है, फांग युआन दीवार पर चढ़ते हुए मुस्कुराया। लेकिन इस राइचस गू का दबाव उस पर बिल्कुल असर नहीं डाल रहा था। सिर्फ कमजोर दिमाग वाले ही इतने दबाव में टूट जाते हैं। लेकिन वो तो एक सुप्रीम डिमोनिक ओवरलॉर्ड था, उसका दिमाग स्टील जैसा मजबूत था। ऐसे इल्यूजनरी दबाव से वो क्यों डरता? अरे, फांग युआन की इम्यूनिटी देखकर टाई शू लेंग भी हैरान हो गया। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वो राइचस गू के असर को सालों से जानता था और उसके असर पर पूरा भरोसा था। राइचस गू का असर अलग अलग होता था। ये सीधे दिमाग पर हमला करता था। कई बार असर बहुत तेज होता था, कई बार थोड़ा कम। लेकिन ऐसा होना कि इसका असर बिल्कुल ना हो, ये तो लगभग नामुमकिन था। यहां तक कि राइचस लोग भी इसके दबाव को महसूस करते थे। आखिरकार फैक्शन से किसी इंसान की अच्छाई या बुराई तय नहीं होती। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। लेकिन टाई शू लेंग को तो फांग युआन के गुनाह अच्छे से मालूम थे। पहली बार मिलने पर उसने एक जू फांग युआन पर इम्प्लांट कर दिया था, जिससे वो उसके ठिकाने का पता लगाता रहता था। उसके बाद से जहां भी फांग युआन जाता, टाई शू लेंग वहां के हल्के फुल्के बदलाव महसूस कर लेता। जिन्होंने बड़े बड़े गुनाह किए हों वो राइचस गू के असर में जरूर हिल जाते हैं। लेकिन टाई शू लेंग कई ऐसे डिमोनिक गू मास्टर्स से भी मिल चुका था जिन पर राइचस ऑरा का कोई असर नहीं हुआ था। सिर्फ एक ही किस्म के लोग हैं जिन पर राइचस गू का असर नहीं होता, चाहे उन्होंने गुनाह क्यों ना किए हों। वो लोग असली डिमोनिक नेचर वाले होते हैं, जिनके दिल के सबसे गहरे हिस्से में पागलपन और जिद छिपी होती है। वो अपने गुनाहों को गुनाह मानते ही नहीं, बल्कि उसे एक नैसर्गिक चीज समझते हैं। सोचना भी नहीं था कि ये फांग युआन इतना इंटेंस डिमोनिक नेचर रखता है। पहले मैं इस बड़े डीमन को खत्म करता हूं। अगर फांग युआन बच गया तो बाद में उसे भी खत्म कर दूंगा। टाई शुए लंग बुराई से जलती हुई नफरत करता था। उसने ठंडी सांस भरी और खून की नदी वाले अजगर की तरफ मुड़ गया। जैसे ही वो सामने आया, खून की नदी वाला अजगर उसी पर नजर गड़ाए हुए था। अगर वो जरा भी ध्यान हटाकर फंग युआन को मारने की कोशिश करता तो तुरंत अपनी कमजोरी दिखा देता।
टाई शुए लंग खुद ही बहुत गहरी चोट से जूझ रहा था और ऊपर से शायद कोई ताकतवर दुश्मन पर्दे के पीछे छुपकर उसे ऑब्जर्व कर रहा हो, इसलिए वो लापरवाही नहीं कर सकता था। उसने पहले उस अजगर को गौर से देखा, फिर खून की झील के अंदर की तरफ नजर दौड़ाई। कुछ समय पहले ही उसे एक रहस्यमयी चिट्ठी मिली थी। उसमें पक्के सबूत थे कि गु युए विलेज पर खून की बड़ी कैलामिटी आने वाली है। वो चिट्ठी आसमान से उड़ते हुए एक लाल ताज वाले सारस ने लाकर दी थी, जिसका स्रोत बेहद संदिग्ध था। लेकिन टाई शुए लंग को उस पर यकीन करना ही पड़ा, क्योंकि खून की कैलामिटी मामूली नहीं होती। अगर ध्यान न दिया जाए तो वो प्लेग की तरह फैलकर पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे अच्छा तरीका यही था कि उसकी जड़ को उसी समय काट दिया जाए, इससे पहले कि वो ताकतवर बन जाए। इत्तेफाक से उसी समय उसे दूसरा काम भी सौंपा गया था। जियाफू ने बहुत बड़ी कीमत देकर उससे जिया जिनशेंग की मौत की जांच करने को कहा था। इसलिए टाई शुए लंग अपनी बेटी को लेकर किंग माओ माउंटेन पर चला आया। उसने अपनी बेटी को जिया जिनशेंग का केस इन्वेस्टिगेट करने को कहा। यह उसकी ट्रेनिंग भी थी और एक चाल भी, ताकि वो सामने से दिखाई दे और असली मकसद छुपा रहे। पहली बार जब उसने फंग युआन को देखा तो मजाक में ही उस पर शेड सेंस गू डाल दिया। वो गू बिल्कुल बिना कल्पना बिना रंग का होता है, जैसे कोई मोहर। उसने कई बार ये कोशिश की थी, पर सिर्फ उसी बार सफल हुआ। पहली पीढ़ी के गू युए, मैं जानता हूं तुम मरे नहीं हो। तुमने 1000 साल तक छुपकर ये चालें चली, लेकिन अफसोस तुम्हारी सारी कोशिशें अब बर्बाद होने वाली हैं, टाई शुए लंग ने कहा, और उसकी आवाज से हवा कांप उठी। लेकिन खून की झील में कोई हलचल नहीं हुई। उल्टा खून की नदी वाला अजगर दहाड़ उठा। वो पैदा ही हिंसक हुआ था, उसे दबाना नामुमकिन था। राइटर्स गू की मौजूदगी ने उसकी जंगली प्रवृत्ति को और भड़का दिया। धड़ाम! अचानक वो अजगर पूरे जोर से उछला। उसका विशाल शरीर खून की लहरों के साथ उठकर आसमान को चीरता हुआ सीधा टाई शुए लंग की तरफ लपका। टाई शुए लंग पहले से ही सतर्क था। वो तुरंत हिला और अजगर के काटने से बच गया। लेकिन अजगर का शरीर बहुत लंबा था और उसकी रफ्तार इतनी तेज कि वो सीधे गुफा की छत से जा टकराया। भारी धमाका हुआ, छत का एक हिस्सा गिर पड़ा और ढेर सारे पत्थर नीचे खून की झील में गिरकर लहरें उठाने लगे। पहली पीढ़ी के गू युए, क्या तुम सोचते हो कि सिर्फ इस खून के अजगर के सहारे तुम सुरक्षित हो? बाहर आ ही जाओ, टाई शुए लंग ने ताना मारा। वो हवा में घूम रहा था और अजगर की मार उसके लिए जैसे हल्की बारिश हो। अजगर लगातार हमले करता रहा, जितना चूकता उतना ज्यादा उग्र होता जाता। उसकी ताकत बेमिसाल थी। हर बार वो पूरी ताकत से हमला करता और चारों ओर तबाही मचती। पूरा इलाका उसकी ताकत से कांप उठा, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। खून की झील में भारी लहरें उठीं। साला, फंग युआन बीच में ही फंस गया। लाल मिट्टी नरम हो चुकी थी और उसका सहारा टूट गया। वो जल्दी से चेनसॉ, गोल्डन सेंटिपीड और थंडरविंग्स गू का इस्तेमाल करके दीवारों पर दौड़ने लगा। ऊपर से पत्थरों की बरसात हो रही थी। जैसा कि उसने सोचा था, थंडरविंग्स गू वाकई बुरी हालत में था। उसके पंख बेहद कमजोर और सुस्त हो चुके थे और अब वो उसे तेजी नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि थंडरविंग्स गू अब फंग युआन से ज्यादा प्राइमेवल एसेंस नहीं खींच रहा था, बल्कि धीरे धीरे वो आसपास की हवा से एसेंस सोखने लगा था। शुरुआत में ये कभी कभार ही होता था और थोड़े समय के लिए, लेकिन जैसे जैसे वो भागता रहा ये बार बार होने लगा और वक्त बढ़ता गया। साथ ही थंडरविंग्स गू और भी कमजोर होता गया। समझ गया, ये तो ब्लड फ्रेंजी गू का असर है। फंग युआन के दिमाग में बिजली सी कौंधी। सिर्फ ब्लड फ्रेंजी गू से ग्रस्त होने पर ही ऐसा होता है। छपाक! फंग युआन ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन आखिरकार वो खून की झील में गिर ही गया। उधर अजगर पागलों की तरह उधम मचा रहा था। उसकी मोटी पूंछ चारों तरफ झाड़ू की तरह घूम रही थी, जिससे पत्थरों की बारिश और तेज हो गई। फंग युआन ने स्काई कैनोपी गू एक्टिवेट किया और खुद को सफेद कवच से ढक लिया। उसे तैरना अच्छा आता था। पिछले जन्म में वो बहुत समय ईस्टर्न सी में गुजार चुका था, इसलिए उसे तैरने का अच्छा अनुभव था। गिरते हुए पत्थर घरों जितने बड़े थे। वो कभी पानी के नीचे गोता लगाता तो कभी इधर उधर तैरकर उनसे बचने की कोशिश करता। लेकिन छोटे पत्थर कभी मुट्ठी के आकार के, कभी चक्की जितने बड़े, उनसे पूरी तरह बचना नामुमकिन था। सफेद कवच बहुत मजबूत था, लेकिन वो भी सब झेल नहीं पा रहा था। हर चोट पर फंग युआन को दर्द होता और उसका प्राइमेवल एसेंस घटता जाता। अच्छा ये हुआ कि राइटर्स गू की ताकत आसपास थी, जिससे ब्लेडविंग ब्लड बैट गू बेतहाशा उड़ रहे थे और फंग युआन से नहीं भिड़े। फिर भी फंग युआन का चेहरा गंभीर था। थंडरविंग्स गू आधा बर्बाद हो चुका था। ब्लड फ्रेंजी गू की गंदगी अगर साफ न की गई तो वो जल्दी ही खून का पानी बनकर नई तबाही की जड़ बन जाएगा। तो ये इन्फेक्शन आया कैसे? फंग युआन ने पहले की घटनाओं को सोचा। एक ही जवाब था, इस खून की झील के अंदर ब्लड फ्रेंजी गू मौजूद है। थंडरविंग्स गू लगातार कमजोर होता गया और धीरे धीरे उसका काबू भी निकलने लगा। शुक्र था कि उसने समय रहते सफेद कवच एक्टिवेट कर लिया, वरना अगर ब्लड फ्रेंजी गू उसके शरीर में जाकर एपर्चर तक पहुंच जाता तो उसके ज्यादातर गू कीड़े करप्ट हो जाते। लेकिन अगर उसका प्राइमेवल एसेंस खत्म हो गया या कवच टूट गया तो अंजाम बेहद खतरनाक होगा।
मुझे यहां से तुरंत निकलना होगा। फंग युआन ने दांत भींचे और झील में तैरते हुए इधर उधर से रास्ता तलाशने लगा। गुफा की दीवारों से ढेर सारी लाल मिट्टी ढह गई थी। छत तो पूरी तरह टूट चुकी थी। टाई शुए लंग हवा में उड़ रहा था और अजगर से लड़ रहा था। रैंक 5 की लड़ाई में फंग युआन जैसा कोई बीच में क्या कर सकता था। जितना ऊंचा कोई गू मास्टर जाता, उनकी ताकत का फर्क उतना ही बड़ा हो जाता। अजगर की पूंछ का एक झटका ही सफेद कवच को तोड़ सकता था और स्काई कैनोपी गू को बुरी तरह घायल कर फंग युआन की हड्डियां चूर चूर कर सकता था। और टाई शुए लंग का एक हल्का सा वार उसे मौत के मुंह में धकेल सकता था। इस वक्त का हाल वैसा था जैसे दो हाथी आपस में भिड़ रहे हों और फंग युआन उनके बीच फंसी एक घरेलू बिल्ली हो। उसके पास छोटे से पंजे तो हैं, पर उनसे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। रुको, ये क्या? कोई गुफा का दरवाजा? टनल का दरवाजा बहुत बड़ा नहीं था और पहले तो लाल मिट्टी ने इसे दबा दिया था, लेकिन अब जब खून की झील से एक भारी लहर उठी तो आसपास की दीवारों की लाल मिट्टी धुलकर झील में गिर गई। नतीजा ये हुआ कि टनल का रास्ता फिर से साफ हो गया और नजर आने लगा। कैसा भी हो, ये टनल का रास्ता जैसे उम्मीद की किरण था। फंग युआन तुरंत मुड़ा और उसकी तरफ तैरने लगा। बूम! एक और जबरदस्त धमाका ऊपर हवा में हुआ। धमाके की ताकत इतनी भयानक थी कि आसपास की हर चीज हिल गई और फंग युआन को भी जोर से आगे की तरफ धकेल दिया। धत्त तेरी! उसने गाली दी। बहुत सारी लाल मिट्टी फिर से नीचे गिर पड़ी और टनल का रास्ता दोबारा दब गया। आयरन फिस्ट ग्रैपलिंग गू! ऊपर हवा में टाई शुए लेंग ने गहरी सांस ली और सही समय देखकर धीरे धीरे अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। उसके सामने हवा में लहरें उठीं और एक विशाल काले लोहे का हाथ प्रकट हुआ। वो हाथ दिखने में धीमा लग रहा था, लेकिन पल भर में ही खून की नदी वाले अजगर की पूंछ पर जा दबा। ब्लड रिवर पाइथन जोर जोर से तड़पने लगा। उसकी गीली चमड़ी और फिसलन भरे शरीर की वजह से लोहे का हाथ फिसल गया और सुनहरी लाल रोशनी में बिखर गया। लेकिन टाई शुए लेंग के पास बहुत तजुर्बा था। उसने मन छोटा नहीं किया। उसने हल्का सा सिर ऊपर उठाया, गाल फुलाए और जोर से फूंका। काली पिचकारी जैसा तेल ऊपर से झरने की तरह गिरा और हवा में ड्रैगन का रूप ले लिया, फिर सीधे ब्लड रिवर पाइथन की तरफ टूट पड़ा। ऑयल ड्रैगन गू! ब्लड रिवर पाइथन गुस्से से पागल हो उठा। उसने दांतों से तेल वाले ड्रैगन को फाड़ना शुरू कर दिया। काला तेल का ड्रैगन शरीर से किसी भी तरह पाइथन से छोटा नहीं था, लेकिन आखिर वो रैंक 4 गू था और उसका असली शरीर नहीं था। कुछ ही देर में पाइथन ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। उल्टा टाई शुए लेंग मुस्कुरा दिया। जानवर आखिर जानवर ही होता है। अगर इसे कोई गू मास्टर खुद कंट्रोल कर रहा होता तो इस आसान और पुराने जाल को पहचान लेता। ब्लड रिवर पाइथन भले रिफाइन किया गया था और उस पर गू मास्टर की छाप थी, लेकिन इंसानों जैसी अक्ल तो उसमें नहीं थी। तेल का ड्रैगन मिटते ही ऑयल ड्रैगन गू को बैकलैश लगा, लेकिन टाई शुए लेंग ने परवाह नहीं की। उसने उसे छोड़ दिया और फायर ड्रैगन गू एक्टिवेट करने लगा। उसने जोर से चिल्लाया, शरीर कांपा और फिर उसके एपर्चर से आग जैसा दिखने वाला एक गू बाहर निकला। वो लौ तुरंत ही एक सांप का आकार लेने लगी। आग का सांप उड़ते उड़ते बड़ा होता गया। फिर उस पर चमड़ी की खाल, पंजे, सींग और नुकीले दांत निकल आए। उसका चेहरा घोड़े जैसा होने लगा। अब वो एक विशाल आग का ड्रैगन बन चुका था। ये फायर ड्रैगन गू भी रैंक 4 गू था, लेकिन उसने ब्लड रिवर पाइथन को अच्छी खासी तकलीफ दी, क्योंकि जब तेल वाला ड्रैगन मिटा था तो बहुत सारा काला तेल पाइथन के शरीर से चिपक गया था। अब जब आग वाला ड्रैगन आया तो उस तेल ने आग पकड़ ली और पाइथन जलने लगा। सिर्फ सांप ही नहीं, काला तेल झील की सतह पर भी गिरा था। अब लाल खून की झील पर भयानक आग जल रही थी और तापमान तेजी से बढ़ रहा था। आग का ड्रैगन पाइथन का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। वो खुद बुरी तरह घायल हो रहा था और सिकुड़ता जा रहा था, लेकिन हर बार जब वो कमजोर होता तो जलती झील में घुस जाता और कुछ ताकत फिर से पा लेता। इस रेजिंग इन्फर्नो ने उसे घर का मैदान दे दिया था। ब्लड रिवर पाइथन लगातार जल रहा था। उसकी जली हुई चमड़ी की गंध भी आने लगी। पाइथन का स्वभाव बेहद जंगली था। दबाव पड़ने पर वो और ज्यादा भयंकर पलटवार करता, लेकिन इस समय उल्टा वो पीछे हट गया। उसने आग वाले ड्रैगन से पल्ला झाड़ा और खून की झील के अंदर गहराई में चला गया। इंसान सबसे ऊंचा जीव है और अपनी अक्ल से नई तरकीबें बना सकता है। टाई शुए लेंग की इस चाल से सिर्फ 2 रैंक 4 गू ने मिलकर रैंक 5 ब्लड रिवर पाइथन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन गू दुनिया का असल निचोड़ है। उसमें धरती आसमान के नियम छिपे होते हैं और ब्लड रिवर पाइथन की असली ताकत थी तेज सेल्फ रिकवरी। जैसे ही वो झील की गहराई में उतरा, खून का पानी उसे लगातार ताकत देता गया और उसके जख्म पलक झपकते भरने लगे। आग वाला ड्रैगन ऊपर आग का सहारा पा रहा था, लेकिन पाइथन के पास भी उसका अपना मैदान था। जब तक ये झील थी उसे मार पाना नामुमकिन था। उधर फंग युआन की हालत और बिगड़ गई। जलती हुई झील की आग लगातार फैल रही थी। गर्मी उसकी खाल तक को जला रही थी। स्काई कैनोपी गू पर दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन असली खतरा यह था कि सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। आग को जलने के लिए बहुत सारी हवा चाहिए, और ये जगह तो पहले से ही आधी बंद गुफा थी। बाहर से हवा आने में ज्यादा वक्त लगता था। अब फंग युआन धीरे धीरे घुटन महसूस करने लगा। उसने सोचा, तेल वाला और आग वाला गू मिलकर भले ही ब्लड रिवर पाइथन को पीछे धकेल चुके हैं, लेकिन ये बस कुछ देर का खेल है।
जैसे ही झील का पानी उसे सहारा देगा वो तेजी से पूरी ताकत पा लेगा। तब फायर ड्रैगन गू उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये तो सामान्य बात है। टाई शुए लेंग को ये बात जरूर पता होगी। तो फिर वो फंग युआन जलती झील पर ऊपर नीचे हो रहा था। उसके दिमाग में ख्याल दौड़ रहे थे और अचानक उसका दिल सख्त हो गया। अगर वो गलत नहीं सोच रहा था तो टाई शुए लेंग का असली मकसद यही था, पाइथन को पीछे हटाना। टाई शुए लेंग को वक्त चाहिए था और यही मौका उसे अपनी अगली जानलेवा चाल तैयार करने के लिए चाहिए था। और सच में अगले ही पल जब वो हवा में तैर रहा था, उसने दोनों हाथ फैला दिए और उसके गले से गहरी दहाड़ निकली। उसने अपने शरीर से निकली राइटस ऑरा को खींच लिया और पूरा रैंक 5 प्राइमीवल एसेंस कॉपर मास्क में डाल दिया। वो कॉपर मास्क हल्की चमक से जगमगाने लगा। पहले तो बस एक झिलमिलाहट थी, लेकिन कुछ ही सांसों में वो सूरज के टुकड़े जैसा चकाचौंध हरा प्रकाश बिखेरने लगा। वो हरी रोशनी सब पर फैल गई, जैसे कोई राजा आसमान और जमीन पर राज कर रहा हो। पल भर के लिए लाल मिट्टी, खून की झील और जलती आग सब पर हरे रंग की परत चढ़ गई। उस हरे प्रकाश में रहस्यमयी ताकत छिपी थी। उस ताकत से पहाड़ की चट्टानें कांपने और टूटने लगीं। गुफा की छत से भारी पत्थर गिरने लगे और सब कॉपर मास्क की ओर उड़ते चले गए। ऊपर से लेकर दीवारों तक की सारी मिट्टी और पत्थर धीरे धीरे उठकर हवा में तैरने लगे। टाई शुए लेंग का चेहरा पहले ही कॉपर मास्क की रोशनी से ढक चुका था। चारों तरफ से पहाड़ी पत्थर उस कॉपर मास्क की ओर इकट्ठा होने लगे और एक इंसानी आकार में जमने लगे। टूटे फूटे टुकड़े लगातार इकट्ठा होते गए और वो पत्थरों का इंसान और बड़ा होता गया। शुरुआत में बस 1 मीटर का था, फिर तेजी से 3 मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर और आखिर में पूरे 18 मीटर तक पहुंच गया। Giant Mountain Puppet GU। वो विशालकाय आकृति मानो अदम्य आत्मा के साथ खून की झील पर उतर आई हो। उसके दोनों पैर खून की झील के तल तक पहुंच गए, लेकिन पानी उसकी कमर तक ही आया। उसका शरीर बहुत ही मजबूत और विराट था। उसकी दोनों बाहों पर घोड़े रथ दौड़ सकते थे और उसकी मुट्ठी पर पूरा हाथी रखा जा सकता था। उसका चेहरा सीधा सादा और बिना सजावट का था, बस कॉपर मास्क का बड़ा रूप। फायर ड्रैगन आओ। उसकी आवाज ने मानो आकाश पृथ्वी हिला दी। आग के समुद्र में जो फायर ड्रैगन मचल रहा था वो उड़कर आया और उस विशाल कठपुतली की दाईं बाह पर सांप की तरह लिपट गया। उसका सिर कठपुतली के दाहिने कंधे पर टिक गया। फिर ऑयल ड्रैगन गू बाहर आया और एक काला तेल वाला ड्रैगन बनकर बाईं बाह पर लिपट गया। उसका सिर बाएं कंधे पर टिक गया। बाएं और दाएं दोनों ओर ड्रैगन के साथ वो विशाल आकृति सचमुच किसी देवता की तरह दिख रही थी। फांग युआन पूरी ताकत से सुरंग के दरवाजे की ओर तैर रहा था। जब पत्थरों के टुकड़े उड़कर उस विशाल कठपुतली में जुड़ रहे थे, उसी दौरान सुरंग का दरवाजा ढकने वाली लाल मिट्टी भी हट गई और फिर से रास्ता साफ हो गया। मुकाबला और भी खतरनाक होता जा रहा था। सुरंग का मुंह फिर कभी भी बंद हो सकता था। फांग युआन ज्यादा देर ठहरने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आग का समुद्र धीरे धीरे बुझ गया। तभी अचानक खून की झील से एक बहुत बड़ा लाल लहर उठा। ब्लड रिवर पाइथन ने झील के अंदर से हमला किया। वो विशाल कठपुतली के चारों ओर लिपट गया और ऊपर चढ़ने लगा। उसका बड़ा सा सिर कठपुतली के चेहरे पर मेढ़े की तरह जोर से टकराया। ये हमला बेहद ताकतवर था। अगर सचमुच लग जाता तो कठपुतली का आधा सिर उड़ जाता। आयरन फिस्ट ग्रैपलिंग। विशाल कठपुतली गरजी, हवा फटी और लोहे का हाथ निकलकर उस सांप के सिर को पकड़ लिया। जोरदार धमाके के साथ लोहे का हाथ टूट गया, लेकिन ब्लड रिवर पाइथन का हमला भी रुक गया। टाई शुए लेंग को थोड़ी राहत मिली। कठपुतली के दोनों हाथ एक साथ ब्लड रिवर पाइथन को पकड़ने लगे। फायर ड्रैगन और ऑयल ड्रैगन ने मौके का फायदा उठाया और ब्लड रिवर पाइथन पर चढ़ गए। दोनों सांप मिलकर जलती हुई आग बने और उसे भूनने लगे। ब्लड रिवर पाइथन दर्द से लगातार फुफकार रहा था और जोर जोर से तड़प रहा था, लेकिन टाई शुए लेंग उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला कहाँ था। कठपुतली के हाथ पंजों की तरह उसे कसकर दबाए रहे। ब्लड रिवर पाइथन छूट नहीं पाया। उसका शरीर काला पड़ गया और जले हुए मांस की गंध उठने लगी। ये गंध उसकी हिंस्र प्रवृत्ति को और उकसा गई। जब वो छूट नहीं पाया तो उल्टा कठपुतली को कसकर लपेटने लगा और जोर से सिकुड़कर उसे मारने की कोशिश करने लगा। हालांकि कठपुतली पहाड़ी पत्थरों से बनी थी, पर उसका शरीर लाल मिट्टी जैसी मुलायम था। ब्लड रिवर पाइथन की जबरदस्त पकड़ से उसका पेट एकदम सिकुड़ गया। कड़क कड़क की आवाजें आने लगीं और चारों तरफ पत्थरों के टुकड़े बिखरने लगे। मौत की कगार पर ब्लड रिवर पाइथन ने और भी ज्यादा ताकत उगल दी। इधर फांग युआन किसी तरह सुरंग के दरवाजे तक चढ़ाया ही था, तभी अचानक कठपुतली से खांसी की आवाज आई। टाई शुए लेंग की पुरानी बीमारी फिर जाग उठी थी। कठपुतली के हाथ ढीले पड़ गए। ब्लड रिवर पाइथन ने जोर की फुफकार भरी और उसका शरीर आगे की ओर झपट पड़ा, लेकिन अगले ही पल कठपुतली के हाथ फिर कस गए। ब्लड रिवर पाइथन ने अपना बड़ा मुंह खोला और नुकीले दांत दिखाते हुए सिर जोर से झुलाया, लेकिन फिर भी वो थोड़ा पीछे ही रह गया। वो पलटकर हमला नहीं कर पा रहा था और धीरे धीरे उसकी ताकत भी खत्म हो रही थी। वो जल्द ही जलकर राख हो जाता। लेकिन तभी खून की झील के बीच से घना लाल धुंध उठने लगा। ब्लड फ्रेंजी गू।
फांग युआन की आंखों में डर चमक गया। वो तुरंत सुरंग के भीतर घुस गया। वो खून सा धुंध तेजी से पूरे वातावरण में छा गया और झील की आग पूरी तरह बुझ गई। खून की झील के बीच में एक भंवर बन गया। वो भंवर बीच से शुरू हुआ और तेजी से फैलकर झील की दीवारों तक पहुंच गया। गू युए फर्स्ट हेड, तू अब और रोक नहीं पाया? कठपुतली ठंडी हंसी हंसी। झील के बीच से 10 मीटर ऊंची खून की लहर उठी। उस खून की लहर से धीरे धीरे एक लाल रंग का ताबूत बाहर आने लगा। हे। अंदर से अजीब और खुरदुरी आवाज निकली जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। नादान जूनियर, तूने मेरी योजना बिगाड़ने की हिम्मत की। अब मौत को बुलाया है और मैं तुझे मौत दूंगा। आवाज खत्म भी नहीं हुई थी कि ताबूत का ढक्कन जोर से उछला और अंदर से एक सूखी लाश दिखाई दी। उसका चेहरा लाल था, दांत नुकीले थे, बाल खून जैसे लाल थे, आंखें बुझती आग जैसी गहरी और ठंडी थीं। उसके शरीर पर चमड़ी नहीं थी, बस लाल मांस की पतली लटकती पट्टियां हड्डियों से चिपकी थीं, जिससे वो और भी भयानक लग रहा था। जूनियर, तू घायल है फिर भी मुझे चुनौती देता है। आज तू जिंदा नहीं बचेगा। वो लाश बोली, लेकिन उसके मुंह से कोई हरकत नहीं हुई। आवाज उसके पेट से आ रही थी। वो बार बार मैं तू कह रहा था। ये 1000 साल पहले की बोली थी। रैंक 5 ब्लड वाइट गू, क्या ये सच में फर्स्ट हेड है? फांग युआन हैरान रह गया, लेकिन ज्यादा चौंका नहीं। इस जादुई दुनिया में बहुत से गू मास्टर्स सैकड़ों साल जीते हैं। सीधे लाइफ स्पैन गू का इस्तेमाल करके जिंदगी बढ़ाई जाती है, लेकिन कुछ लोग दानवी तरीकों से भी अमर हो जाते हैं, जैसे रैंक 2 रोमिंग ज़ॉम्बी GU। अगर इसे बहुत दिनों तक इस्तेमाल किया जाए तो गू मास्टर पूरा का पूरा ज़ॉम्बी बन जाता है और बस समय समय पर खून पीकर वो हमेशा जी सकता है। उसके सामने गू युए का फर्स्ट हेड भी यही तरीका अपनाकर जी रहा था। ब्लड वाइट गू दरअसल रोमिंग ज़ॉम्बी गू की रैंक 5 की बड़ी प्रगति है। इसके साथ ही अशूरा ज़ॉम्बी, हेवनली डीमन ज़ॉम्बी, नाइटमेयर ज़ॉम्बी और प्लेग ज़ॉम्बी, ये पांचों मिलकर 5 बड़े फ्लाइंग ज़ॉम्बीज कहलाते हैं। क्योंकि लाइफ स्पैन गू बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए फर्स्ट हेड ने खुद को ब्लड वाइट फ्लाइंग ज़ॉम्बी बना लिया और खुद को यहीं दबाकर रखा था। खून की झील के अंदर 2 जबरदस्त दुश्मन आमने सामने खड़े थे। यहां तक कि रैंक 5 ब्लड वाइट भी आखिरकार एक ज़ॉम्बी ही है। पहले जेन गू युए, तुम अब जिंदा इंसान नहीं रहे। तुम पूरी तरह डेथ एसेंस से भरे हो। तुम्हारा एपर्चर भी मर चुका है और भले ही तुम प्राइमेवल एसेंस जमा कर सकते हो, लेकिन जितना भी इस्तेमाल करोगे वो कभी वापस नहीं भर पाएगा। तुम खुद से कभी रिकवर नहीं कर सकते, जायंट पपेट ने ठंडी आवाज में कहा। है हाँ, मैं प्राइमेवल एसेंस खुद से रिकवर नहीं कर सकता। तो क्या हुआ? मैं प्राइमेवल स्टोन से बार बार प्राइमेवल एसेंस वापस ला सकता हूं। और तू जख्मी है, फिर भी मुझे परेशान करने चला आया। मर जा, पहले जेनगू युए ने गरज कर कहा। तुरंत ही खून की धुंध चारों तरफ फैल गई और जैसे ही लहरें उठीं, झील से बहुत सारे कीड़े निकल आए। ये था रैंक 5 ब्लड गिलोटिन। साथ ही गुफा की छत से ब्लेडविंग ब्लड बैट्स के झुंड भी उड़ निकले और खून की झील से निकलकर एकजुट होकर जायंट पपेट पर टूट पड़े। करीब 1000 चमगादड़ों का यह दल एक बहुत बड़ी फौज बन गया। हालांकि वो रैंक 3 के थे और करीबी लड़ाई के गू थे, मगर उनकी संख्या ने उनकी कमी पूरी कर दी। यहां तक कि रैंक 5 टाई शू लेंग को भी उनसे लड़ते हुए सरदर्द हो गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। पहले जेनगू युए की चेतना जागने के बाद उसके आदेश से और भी झुंड लगातार आते रहे और यहीं इकट्ठे होते गए। वो यहां लगभग 1000 साल से काम कर रहा था और एक आसमान हिला देने वाली योजना बना चुका था। उसने इस जगह को पूरी तरह अपना पिछवाड़ा बना लिया था, इसलिए उसे जबरदस्त एडवांटेज मिला था। खून के चमगादड़ों के झुंड संगठित थे, हवा में फॉर्मेशन बनाकर घूम रहे थे और एक ताकतवर फौज की तरह जायंट पपेट को चारों तरफ से घेर रहे थे। ब्लड रिवर पाइथन ने भी संघर्ष करना छोड़ दिया और अपना शरीर लपेट लिया। टाई शू लेंग को इससे खतरे का एहसास हुआ और उसने अपनी सारी तवज्जो उसी पर टिकाई। गू की ताकत चाहे जितनी हो, वो इंटेलिजेंट नहीं होती। खून के चमगादड़ अगर किसी गू मास्टर के काबू में हो या ना हो, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। पहले जेन गू युए अभी अभी सामने आया है और फिर भी टाई शू लेंग को लगभग दबा दिया है। उसे जबरदस्त लोकेशन एडवांटेज मिला है। उसकी फौज उसके इशारे पर है, जबकि टाई शू लेंग जख्मी है। हालात अच्छे नहीं दिख रहे। फैंग युआन गुफा की दीवार के अंदर एक जगह पर छिपा था और अंधेरे का फायदा उठाकर लड़ाई देख रहा था। लेकिन टाई शू लेंग सालों से सदर्न बॉर्डर्स में घूम रहा है, जख्म लेकर भी यहां ट्रैप में आया है। जरूर उसके पास कोई ट्रम्प कार्ड होगा। चाहे जो हो, यहां जबरदस्त लड़ाई होगी। पूरा इलाका भी ढह सकता है। क्या मुझे यहां रुककर ऑब्जर्व करना चाहिए? यहां रहना बहुत खतरनाक है। ये तो गुफा का सबसे गहरा हिस्सा है। मैं कहीं जिंदा ही दफन न हो जाऊं। अगर मैं ये तमाशा देखता रहूं तो उनके टकराव से मुझे कुछ हासिल होने का चांस है क्या? फैंग युआन तेजी से सोचने लगा, फायदे और नुकसान का एनालाइज करते हुए। वो अभी रैंक 3 के शुरुआती स्टेज में ही था। यहां रहना बड़ा खतरा था। अगर उनके किसी वार की चपेट में भी आ गया तो बुरी तरह घायल हो जाएगा। लेकिन अगर सच में उसे कुछ मिल गया और वो बच निकला तो फायदा बेहिसाब होता। आखिरकार रैंक 5 गू मास्टर के पास जो चीजें होती हैं वो 100 साल की मेहनत बचा सकती हैं।
हाई रिस्क हाई रिटर्न। फैंग युआन ने लंबी सांस ली और पीछे हटने का इरादा किया। अब हालात उसके काबू में नहीं थे। यहां रहना बहुत बड़ा रिस्क था। पंछी दाने के लिए मरते हैं, लोग दौलत के लिए मरते हैं। ऐसी हालत उसने अपने पिछले 500 साल की जिंदगी में बहुत देखी थी। वो फितरतन सावधान था। जब तक जिंदा है मौके हमेशा मिलते रहेंगे। आखिरकार उसे बेइंतहा सीक्रेट्स मालूम थे और बहुत सी अनएक्सपोज्ड इनहेरिटेंस ग्राउंड्स भी थीं। वो सब उसके लिए काम की थीं। उसे यहां जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही फैंग युआन जाने वाला था, थोड़े से ब्लड बैट्स उसके पीछे निकल आए। ये झुंड लगभग 100 के आसपास था, जिससे फैंग युआन जल्दी से पीछे हट गया। मेरे खानदान के जूनियर, फिक्र मत करो। उस गुफा में ट्रैप्स लगाए गए हैं और वहां जमीनी जानवर भी रहते हैं। ये ब्लड बैट्स तुम्हारी हिफाजत कर लेंगे। पहले जेन गू यू की आवाज गूंजी। ये सुन फैंग युआन और भी तेज भागा। पहले जेन गू यूई थोड़ा चौंका। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी छोटी उम्र में फैंग युआन इतना ऑब्जर्वेंट होगा और उसकी बुरी नीयत भाप लेगा। उसने तुरंत ही अपनी विल लगाई और सैकड़ों और ब्लड बैट्स को फैंग युआन के पीछे भेज दिया। इस डिस्ट्रैक्शन ने टाई शू लेंग को एक ऐसा वीकनेस पकड़ने का मौका दिया जो असल में कोई खामी नहीं थी। हेवन अर्थ मैग्निफिसेंट साउंड गू। गर्जन के साथ जायंट पपेट ने मुंह खोला और ऐसी चीख निकाली जो 9 आसमान तक हिला दे। तुरंत ही चारों ओर गड़गड़ाहट जैसी साउंड वेव्स फैल गईं। पास के ब्लेडविंग ब्लड बैट्स तुरंत ही इस ताकत से मर गए और एक एक कर नीचे गिरने लगे। दूर के चमगादड़ बुरी तरह हिल गए और हवा में इधर उधर बेतरतीब उड़ने लगे। जो फौज अभी तक सघन होकर खड़ी थी, वो एक झटके में अस्तव्यस्त हो गई और थोड़ी देर के लिए किसी काम की न रही। हेवन अर्थ मैग्निफिसेंट साउंड गू रैंक 5 जितनी ऊंची थी और ये एरिया ऑफ इफेक्ट वाला वार था जो ब्लड बैट्स के झुंड से निपटने में खास था। जब टाई सू लेंग ने इसे पहले इस्तेमाल किया था, ताकत उतनी नहीं थी, लेकिन वो इसलिए क्योंकि उसने जानबूझकर दबाकर रखा था। अब जायंट पपेट के जिस्म से उसने इस गू का असली दम दिखा दिया। आसमान में फैले तमाम ब्लड गिलोटीन तक मारे गए। खून की धुंध छट गई और साफ नजर लौट आई। आवाज की लहरें दीवारों से टकराकर गूंजने लगी और पूरा पहाड़ अंदर से हिलने लगा। जायंट पपेट के चारों तरफ झील का पानी नीचे धकेला गया और झील का तल एक कटोरे जैसा दिखने लगा। खून का पानी गुफा के दरवाजे से रिसने लगा, लेकिन उससे पहले ही साउंड वेव्स फैल चुकी थीं। फैंग युआन भी इस बीच फंस गया। उसका सफेद आर्मर चमक उठा और टूटने जैसा हो गया। इस वार को सहने में उसके अपर्चर का प्राइमीवल एसेंस लगभग 10% खर्च हो गया। गुफा में गूंजती आवाज से उसके कान सुन्न हो गए और वो लगभग गिर पड़ा। लेकिन इस वार से उसे थोड़ी मदद भी मिली, क्योंकि उसका पीछा करने वाले 2 झुंड में से दूसरा तो वहीं मर गया और पहला भी अस्त व्यस्त होकर गुफा में इधर उधर उड़ने लगा और फैंग युआन का पीछा नहीं कर पाया। ये एक दुर्लभ मौका था, सो फैंग युआन ने तेजी से दौड़ लगाई और ब्लड बैट से काफी दूरी बना ली। सबसे दूर जो चमगादड़ थे वे आवाज की लहरों से जल्दी उबर गए। वे अपने पंख फड़फड़ाते हुए फिर से हमला करने लगे। करीब 100 खून वाले चमगादड़ थे, सबके सब रैंक 3। फैंग युआन उनसे लड़ नहीं सकता था, बस भाग ही सकता था। पहले तो गुफा अंधेरी थी, उसे रास्ते का पता नहीं चल रहा था, लेकिन अब उसकी आंखें अंधेरे माहौल में ढल चुकी थीं और वो थोड़ा बहुत देख पा रहा था। ये सब लाल मिट्टी की हल्की चमक की वजह से था। हालांकि उसकी थंडर विंग्स अब भरोसे लायक नहीं रही थीं, लेकिन थोड़ी मदद जरूर कर सकती थीं, इसलिए फैंग युआन ने पूरी ताकत से उसे चलाया। लेकिन इसके बावजूद दोनों की गति में बहुत अंतर था। चमगादड़ पास आते जा रहे थे, दूरी धीरे धीरे कम हो रही थी। दांत भींचते हुए फैंग युआन ने सोचा, अब वक्त आ गया है, स्प्रिंग ऑटम सिकाडा का इस्तेमाल करना होगा। ब्लेडविंग ब्लड बैट गू सिर्फ रैंक 3 का था, इसलिए रैंक 6 गू की आभा ने उसे पूरी तरह दबा दिया। लेकिन टाई जू लेंग और फर्स्ट जेन गू यूए पास ही थे। अगर स्प्रिंग ऑटम सिकाडा सामने आता है तो एक बड़ा भ्रम पैदा होगा और हलचल से उनका ध्यान उसकी ओर खिंच जाएगा। पर फैंग युआन के पास और कोई चारा नहीं था। इस हालात में वो यही उम्मीद कर सकता था कि दोनों अपनी लड़ाई में इतने मग्न हों कि उसकी तरफ ध्यान न दें। खून वाले चमगादड़ और पास आ गए, अब 100 कदम से भी कम रह गए थे। फैंग युआन ने सांस छोड़ी, मन ही मन पुकारा, स्प्रिंग ऑटम सिकाडा बाहर आओ। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। फैंग युआन दंग रह गया, वहीं खड़ा रह गया। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा उसकी एपर्चर के बीचों बीच था, हल्के पीले हरे प्रकाश में चमक रहा था, लेकिन हिला तक नहीं। ये कैसे हो सकता है? फैंग युआन चौंक गया। दूर आसमान में धुंध के बीच रोशनी फैल रही थी। भोर हो रही थी। ढलान पर गू युएबो, बाई क्लान लीडर और श्योंग क्लान लीडर साथ साथ खड़े थे। भले ही असली प्रतियोगिता कल है, लेकिन हमें अभी एक प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिशन करना ही होगा। वक्त बिल्कुल सही है, शुरू करें? श्योंग क्लान लीडर हंसते हुए बोला। बाई क्लान लीडर ने ठंडी सांस ली, उसे नजरअंदाज कर दिया। तो चलो शुरू करते हैं, गू युएबो ने आधे मन से कहा। उसकी निगाहें वहां खड़े गू मास्टर्स पर घूमी। वो ढूंढ रहा था, लेकिन फैंग युआन कहीं दिखाई नहीं दिया। उसकी चिंता और बढ़ गई। ये सब गू मास्टर्स 30 साल से कम उम्र के थे और 3 टोलियों में बटे हुए खड़े थे। एक नजर में ही तीनों क्लान्स की ताकत साफ दिख रही थी। श्योंग क्लान के पास सबसे ज्यादा गू मास्टर्स थे, क्योंकि उन्होंने शुरू में ही पीछे हटकर अपनी ताकत बचा ली थी। गू युए क्लान और बाई क्लान के लोग कम थे, लेकिन बाई क्लान के पास बाई निंग बिंग था।
अकेले वही उनके पूरे क्लान की ताकत को सबसे ऊपर पहुंचा रहा था। श्योंग क्लान लीडर ने ऊंची आवाज में कहा, यह कंपटीशन आसपास के सॉली क्षेत्र में होगा और तब तक चलेगा जब तक सूरज डूब न जाए। लड़ाई में जान लेने की पाबंदी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि तुम सब काबू में रहोगे। तुम्हारे हाथों में जो टोकन है उनमें से 30 इकट्ठा करने वाला 3 क्लान्स कंपटीशन में जाने का हक पाएगा। तैयार हो? शुरू करो। जिंदगी और मौत की बाजी सिर्फ वही आगे जाएगा जो योग्य होगा। कोई सीमा नहीं, सॉली का क्षेत्र ही स्टेज है। बीच में आकर शामिल होना भी मुमकिन है। ये कंपटीशन न्यायपूर्ण नहीं था, लेकिन तीनों क्लान लीडर्स को इससे कोई शिकायत नहीं थी। इस दुनिया में जिंदा वही रह सकता है जिसकी मुट्ठी मजबूत हो। ताकतवर इंसान को ज्यादा हक और फायदे मिलते हैं। अगर तुम कमजोर हो तो अपनी किस्मत को कोसते रहो और चुपचाप ताकत इकट्ठा करो। कुछ ही सांसों में फांग युआन को लगा मानो 2-3 साल बीत गए हों। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें थीं। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा बाहर नहीं आ रहा था। ये कैसे हो सकता है? स्प्रिंग ऑटम सिकाडा उसका वाइटल गू था, उसके लिए सबसे अहम। रैंक 6 गू उसका आखिरी ट्रम्प कार्ड, और अब उस पर काबू ही नहीं रहा। ये तो बहुत बड़ा संकट था। फांग युआन को पूरा ध्यान इसी पर लगाना पड़ा। अंधेरी गुफा में उसने आंखें सिकोड़ लीं। वो सिर्फ एक पल के लिए घबराया, फिर तुरंत शांत हो गया। उसकी सोच बिजली की तरह दौड़ी, उसकी आत्मा अपर्चर में उतरी। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा में कोई गड़बड़ी नहीं थी, वो तेजी से ठीक हो रहा था। लेकिन चाहे जितना भी वो जोर लगाता, स्प्रिंग ऑटम सिकाडा बीच में ही जमे रहा, जरा सा भी नहीं हिला। मैं समझ गया। फांग युआन को अचानक ज्ञान हुआ। ये स्प्रिंग ऑटम सिकाडा जैसे ही वाइटल गू बनता है, एपर्चर में ही स्थायी हो जाता है और बाहर नहीं लाया जा सकता। गू जीवों का सार थे। उनमें अनगिनत संभावनाएं थीं, अलग अलग रूप और क्षमताएं। गू वर्म्स का नर्चर, यूज और रिफाइन, ये तीनों बेहद गहरी और रहस्यमयी बातें थीं, और इनमें अक्सर अलग अलग विशेष मामले भी निकलते थे। नर्चर में गू वर्म्स को सिर्फ खास किस्म का खाना चाहिए होता। रिफाइन के अपने अनगिनत नियम और शर्तें होती थीं, और यूज में बैम्बू जेंटलमैन का इस्तेमाल सिर्फ वही कर सकता था जिसने कभी झूठ न बोला हो। राइटस गू को चलाने के लिए गू मास्टर के दिल में न्याय होना चाहिए, या फिर फोटो ऑडियो गू जो एक बार इस्तेमाल में आते ही मर जाता है, लेकिन उसकी छवि कुछ वक्त तक पत्थर की दीवारों पर बनी रहती है। स्प्रिंग ऑटम सिकेडा एक बार रिफाइन हो जाने के बाद एपर्चर में ही रह जाता है और बाहर नहीं आता। ये विशेषता फांग युआन को एक और जीव की याद दिलाती है, माइनस वाटर कर्टन स्काईफ्लावर। वाटर कर्टन स्काईफ्लावर गू एक रैंक 4 गू था। जब इसे इस्तेमाल किया जाता तो ये एक बहुत बड़ा गोलाकार पानी का शील्ड बना देता। इस शील्ड की डिफेंसिव ताकत इतनी जबरदस्त थी कि ये रैंक 5 गू के हमले को भी झेल सकता था। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी भी थी, ये न तो मूव हो सकता था और न ही रोक जा सकता था। ये पानी का शील्ड अंदर और बाहर की दुनिया को पूरी तरह से अलग कर देता था, यहां तक कि मालिक भी आसानी से अंदर बाहर नहीं आ सकता था। इसलिए ज्यादातर ताकतें इसे अपनी टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करती थीं। फैंग युआन स्प्रिंग ऑटम सिकेडा से ज्यादा वाकिफ नहीं था। पिछली जिंदगी में जब उसने बड़ी मुश्किल से स्प्रिंग ऑटम सिकेडा रिफाइन किया था, उसी वक्त राइटस पाथ के घेराबंदी में उसकी मौत हो गई थी। उसे एक्सपेरिमेंट करने का जरा भी वक्त नहीं मिला, और उस वक्त स्प्रिंग ऑटम सिकेडा उसका वाइटल गू भी नहीं था, इसलिए इसकी यह खासियत सामने नहीं आई थी। इस बार उसकी कल्टिवेशन अभी भी बहुत लो थी, इसलिए वो स्प्रिंग ऑटम सिकेडा को यूं ही बाहर निकालने की हिम्मत नहीं करता था। स्प्रिंग ऑटम सिकेडा उन सबसे अनयूजुअल गू में से एक था और बेहद मिस्टीरियस था। इसके यूजर्स के इनसाइट्स और एक्सपीरियंसेस कभी भी खुले तौर पर फैले नहीं थे। इसके अलावा जब कोई गू रैंक 6 या उससे ऊपर पहुंच जाता है तो वो पूरी दुनिया में यूनिक हो जाता है। अगर कोई इसे रिफाइन करना चाहे तो तभी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी होती है जब पुराना गू पूरी तरह नष्ट हो जाए, वरना रिजल्ट हमेशा फेलियर ही होता है। इसी वजह से फैंग युआन को इसकी ये खासियत अब जाकर पता चली। रीबर्थ कोई आसान चीज नहीं है। स्प्रिंग और ऑटम हमेशा डिजास्टर को छुपाए रखते हैं। स्प्रिंग ऑटम सिकेडा की रिकवरी स्पीड लगातार बढ़ रही है, और शायद सी ऑफ रिसोर्सेज के साथ अ ग्रेट एप्टीट्यूड वाला इंसान भी इसकी स्पीड के बराबर कल्टिवेट ना कर पाए। उनकी एपर्चर एक न एक दिन स्प्रिंग ऑटम सिकेडा के दबाव में फट ही जाएगी। फैंग युआन ने दांत भींच लिए। रीबर्थ सुनने में भले ही सुंदर लगे, लेकिन स्प्रिंग ऑटम सिकेडा रखना मतलब आधा 10 एक्सट्रीम एप्टीट्यूड अपने सर लादना, जैसे किसी फांसी के तख्ते पर खड़ा हो और किसी भी पल मौत हो सकती है। अगर मैं स्प्रिंग ऑटम सिकेडा को बाहर नहीं निकाल सकता तो क्या इसका मतलब है कि मुझे इसे सिर्फ रीबर्थ के लिए ही इस्तेमाल करना होगा? फैंग युआन की भौहें सिकुड़ गईं। ये फिलहाल एकमात्र रास्ता लगता था। रीबर्थ करने पर स्प्रिंग ऑटम सिकेडा फिर से कमजोर हो जाता, और उसी वक्त फैंग युआन इस खतरनाक सिचुएशन से भी निकल सकता था। ये देखने में तो परफेक्ट सोल्यूशन लगता था, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें और बड़े खतरे छिपे थे। सबसे पहले इस रीबर्थ के सक्सेसफुल होने की कोई गारंटी नहीं थी। फैंग युआन एक बार रीबर्थ कर चुका था, और वो सिर्फ अपनी कीमती एक्सपीरियंसेस को ही वापस ला पाया था। उसने अर्थ की कॉन्सेप्ट से ये समझ लिया था, दुनिया 3 डिमेंशनल स्पेस है और टाइम एक एक्सिस है जो पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ती है। टाइम के बिना स्पेस हमेशा स्थिर रहेगा। हर मैटर की मूवमेंट असल में टाइम का कंजम्पशन ही है। इस दुनिया में कोई पैरेलल डिमेंशंस नहीं होते। स्प्रिंग ऑटम सिकेडा से रीबॉर्न होना मतलब टाइम एक्सिस के दूसरे हिस्से, फ्यूचर से किसी पहले हिस्से, पास्ट पर छलांग लगाना। लेकिन फैंग युआन का बूढ़ा शरीर जो फ्यूचर में था, वो पास्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता।
दुनिया के ग्रेट डाओ के नियमों के कारण उसका शरीर पास्ट में नहीं जा सकता था, इसलिए उसे सेल्फ डेटोनेट होना पड़ता। इस सेल्फ डेटोनेशन की एनर्जी प्रोपल्शन फोर्स का काम करती और स्प्रिंग ऑटम सिकेडा में छिपे टाइम लॉज के टुकड़े एक नाव की तरह फैंग युआन की कॉन्शियसनेस को फ्यूचर से पास्ट की तरफ ले जाते। कॉन्शियसनेस कोई फिजिकल मैटर नहीं होता जैसे शरीर। सच्चाई तो यह है कि फ्यूचर वाली कॉन्शियसनेस पास्ट में कभी एग्जिस्ट नहीं करती। चतुराई तो उसी में छुपी हुई थी। फ्यूचर कॉन्शियसनेस ने गू मास्टर को खुद को बदलने पर मजबूर किया और इस बदलाव से उसके आसपास का माहौल भी बदलने लगा। ये असर धीरे धीरे पूरी दुनिया तक फैल सकता था। यही तो बटरफ्लाई इफेक्ट कहलाता है। जब बटरफ्लाई इफेक्ट घटित होता है तो दुनिया वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। यही फ्यूचर कॉन्शियसनेस महान डाओ की स्वीकृति पाता है। किसी ने कहा था कि इतिहास एक लंबी नदी जैसा है, अगर ऊपर की धारा में कोई घटना बदल दी जाए तो नीचे की धारा पूरी तरह बदल जाती है। ये रहस्यमयी गू की दुनिया भी उसी लंबी नदी के पानी जैसी थी। लगभग सब लोग ऊपर से नीचे की धारा के साथ बहते रहते हैं, मगर फैंग युआन की कॉन्शियसनेस स्प्रिंग ऑटम सिकेडा की मदद से धारा के विपरीत नीचे से ऊपर की ओर बह रही थी। जब वो ऊपर की धारा में बदलाव करता तो नीचे की धारा भी बदल जाती, मगर नदी फिर भी वही रहती। गू मास्टर्स की दुनिया फिर भी गू मास्टर्स की दुनिया ही रहती। बस इतिहास एक नए मोड़ पर मुड़ जाता और एक नई संभावना पैदा हो जाती। ये उदाहरण आसानी से समझा जा सकता था, लेकिन स्प्रिंग ऑटम सिकेडा अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। वो मानो एक टूटी फूटी छेदों से भरी नाव जैसा था। फंग युआन की कल्टिवेशन भी सिर्फ रैंक 3 इनिशियल स्टेज की थी। उसकी अभी की सेल्फ डेटोनेशन की ताकत और उसकी पिछली जिंदगी की रैंक 6 कल्टिवेशन वाली सेल्फ डेटोनेशन में जमीन आसमान का फर्क था। इतनी छोटी ताकत से वो स्प्रिंग ऑटम सिकेडा को धकेल भी नहीं सकता था। नदी के विरुद्ध समय की धारा में बहना तो बहुत दूर की बात थी। शायद सेल्फ डेटोनेशन से रीबर्थ सफल ना हो पाए। कौन कह सकता है कि ये टूटी नाव कहीं बीच धारा में फंस न जाए। अगर ऐसा हुआ तो मेरी कॉन्शियसनेस और मेरी यादें समय की लहरों में बेरहमी से बह जाएंगी। सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि अपर्चर को उसकी सीमा तक ले जाऊं, जितना हो सके समय निकालूं और स्प्रिंग ऑटम सिकेडा को और ज्यादा ठीक होने दूं ताकि उस नाव के छेद कम हों। साथ ही कल्टिवेशन बढ़ाकर मैं ज्यादा प्रोपल्शन फोर्स पैदा कर सकूंगा ताकि सेल्फ डेटोनेशन के बाद धारा के विरुद्ध बह सकूं। फैंग युआन ने गहरी सांस छोड़ी। स्प्रिंग ऑटम सिकेडा में यह बदलाव उसकी उम्मीद से बाहर था, लेकिन अपनी सतर्क प्रवृत्ति के कारण उसके पास पहले से ही योजना तैयार थी। खून चूसने वाले चमगादड़ों का झुंड नजदीक आ रहा था, मगर फैंग युआन का ध्यान अपने अपर्चर पर था। पीली हरी रोशनी उसके अपर्चर को भर रही थी। उसकी व्हाइट सिल्वर प्राइमिवल सी स्प्रिंग ऑटम सिकेडा की प्रभावशाली आभा में एकदम स्थिर थी, मगर अपर्चर की लाइट मेम्ब्रेन में खतरनाक दरारें दिख रही थीं। बाकी सारे गू स्प्रिंग ऑटम सिकेडा की आभा से दबकर समंदर की गहराई में धंस चुके थे। फैंग युआन ने अपनी इच्छा भेजी और एक गू धीरे धीरे समंदर की सतह की ओर बढ़ा, उस दबाव का सामना करते हुए। ये गू किसी चौकोर पासे जैसा दिखता था, ग्रे रंग का और बहुत ठोस। ये वही गू था जो फैंग युआन ने बाई निंग बिंग से छीना था। ये एक बार इस्तेमाल होने वाला ज्यू था और उपयोग होते ही खत्म हो जाता था, लेकिन इसका असर अद्भुत था। इसे इस्तेमाल करते ही गू मास्टर के अपर्चर की सारी ताकत और क्षमता निचोड़ ली जाती और उसकी कल्टिवेशन तुरंत उसी रैंक की पीक स्टेज तक पहुंच जाती। स्टोन अपर्चर गू एक्सप्लोड। फैंग युआन ने इच्छा जताई और स्टोन अपर्चर गू तुरंत फट गया। ये ग्रे पाउडर में बदल गया, जैसे किसी सिगरेट का धुआं, और प्राइमिवल सी में फैल गया। अपर्चर की दीवारें पहले लाइट मेम्ब्रेन की बनी थी, मगर जैसे ही ये ग्रे पाउडर उन पर छुआ, रोशनी फीकी पड़ गई। पाउडर लाइट मेम्ब्रेन पर जम गया और वो धीरे धीरे मोटा होने लगा। हल्की रोशनी से पत्थर जैसा ठोस बनने लगा। कुछ ही सेकंडों में फैंग युआन का अपर्चर कई गुना मोटा हो गया और एक मजबूत पत्थर की दीवारों वाला अपर्चर बन गया। स्प्रिंग ऑटम सिकेडा की पीली हरी चमक अब भी उतार चढ़ाव करती रही, मगर अब अपर्चर उसकी ताकत सहन कर पा रहा था। फैंग युआन रैंक 3 इनिशियल स्टेज पर था और उसके पास लाइट सिल्वर प्राइमिवल एसेंस था। उसका प्राइमिवल सी हल्की चांदी की रोशनी से चमक रहा था, लेकिन अब उसकी कल्टिवेशन अचानक छलांग मार गई। रैंक 3 इनिशियल स्टेज से रैंक 3 पीक स्टेज तक पहुंच गई और उसके पास स्नो सिल्वर प्राइमिवल एसेंस हो गया। पत्थर का अपर्चर गू इस्तेमाल करने का मतलब है अपनी उन्नति की राह को काट देना और अपने अपर्चर के भीतर की सारी पोटेंशियल को खत्म कर देना। इसके बाद रैंक 4 तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मेरी कल्टिवेशन बढ़ चुकी है और मेरा अपर्चर अब पत्थर की दीवारों में बदल गया है, जो पहले से कई गुना मोटा और मजबूत है और फिलहाल स्प्रिंग ऑटम सिकाडा के दबाव को झेल पाएगा। स्टोन अपर्चर गू का इस्तेमाल शायद बाइनिंग बिंग ने नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक की सीमा के जवाब में किया होगा, लेकिन 10 एक्सट्रीम एप्टीट्यूड्स स्प्रिंग ऑटम सिकाडा से भी ज्यादा मुश्किल हैं। उनकी पोटेंशियल असीमित है और अपर्चर को पत्थर में बदलने पर भी अपर्चर की दीवारें बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। इसी समय ब्लेडविंग ब्लड बैट का झुंड हमला करने के लिए टूट पड़ा। फैंग युआन ने ठंडी आवाज में सांस छोड़ी और चेनसॉ गोल्डन सेंटीपीड निकालकर मारते हुए पीछे हटने लगा। खुशकिस्मती से ये सुरंग संकरी थी और स्काई कैनोपी गू की रक्षा तथा चेनसॉ गोल्डन सेंटीपीड के चौड़े शरीर की वजह से फैंग युआन उन ब्लड बैट्स को रोक पाया और उन्हें चारों तरफ से घेरने से बचा लिया। इससे उनका खतरा बहुत कम हो गया। कुछ पल तक सुरंग में सिर्फ गूंजते हुए आवाजें ही भरी हुई थीं।
चेनसॉ गोल्डन सेंटीपीड के हमलों की आवाज़ और ब्लेडविंग ब्लड बैट्स के सफ़ेद कवच से टकराने की आवाज़ सुरंग की दीवारों से टकराकर गूंज उठी और मानो एक अजीब संगीत सा बन गई। फांग युआन के एपर्चर के अंदर का प्राइमीवल एसेंस तेजी से खत्म हो रहा था। करीब 100 ब्लड बैट्स थे, लेकिन उन्हें नियंत्रित करने के लिए कोई गू मास्टर नहीं था, इसलिए उनमें आपसी टकराव बहुत था और वे आपस में तालमेल नहीं बना पा रहे थे। ऐसे में वास्तव में फैंग युआन को एक बार में सिर्फ 30-40 ब्लड बैट से ही जूझना पड़ रहा था, लेकिन इतनी संख्या भी उसके लिए सहने लायक नहीं थी और उसे लड़ते लड़ते पीछे हटना पड़ रहा था। और भी मुश्किल ये थी कि भले ही वो रैंक 3 पीक स्टेज तक पहुंच चुका था, लेकिन उसके एपर्चर में अब भी लाइट सिल्वर प्राइमीवल एसेंस ही था। सिर्फ सी ग्रेड एप्टीट्यूड पर निर्भर होकर स्नो सिल्वर प्राइमीवल एसेंस का खुद से बनना बहुत धीमा था, और इस समय की स्थिति फैंग युआन को मल्टीटास्क करने की इजाजत भी नहीं दे रही थी कि वो प्राइमीवल स्टोन्स निकालकर नेचुरल प्राइमीवल एसेंस को सोख सके। प्राइमीवल स्टोन्स का सेवन करने से एसेंस जल्दी भर सकता था, लेकिन असली लड़ाई में ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं था। जीवन मरण की लड़ाई में ध्यान भटकाना अपमान मोल लेने जैसा था। ये बेहद मूर्खता थी और मौत को बुलाने के बराबर। इसके साथ ही ऐसे हालात में नेचुरल प्राइमीवल एसेंस सोखने की कार्यक्षमता भी बहुत कम थी। ये तरीका सिर्फ सामान्य कल्टीवेशन के समय या फिर लड़ाई के बीच छोटे छोटे खाली पलों में एसेंस भरने के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता था। खुशकिस्मती से फैंग युआन को कुछ समय पहले एक ग्रासगू मिला था, हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस। हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस प्राइमीवल स्टोन्स पैदा कर सकता था। ये बेहद कीमती और दुर्लभ था, लेकिन असल में ये असर इसकी जन्मजात क्षमता का सिर्फ एक रूप था। इसे पोर्टेबल स्पिरिट स्प्रिंग भी कहा जाता है और इसकी असली क्षमता थी नेचुरल प्राइमीवल एसेंस उत्पन्न करना। वही एसेंस फिर इकट्ठा होकर प्राइमीवल स्टोन्स का रूप ले लेता। फैंग युआन के पास जो हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस था, वो उसके प्राइमीवल सी की गहराई में पड़ा था। वो एक बेहद छोटा स्पिरिट स्प्रिंग जैसा दिखाई देता था। Heavenly Essence Treasure Lotus की रेसिपी इमॉर्टल वेनरेबल जेनेसिस लोटस ने बनाई थी। सिर्फ वे गू मास्टर्स जो रैंक 9 तक पहुंचते थे उन्हें वेनरेबल कहा जाता था। राइचस पाथ के लिए उन्हें इमॉर्टल वेनरेबल कहा जाता था और डिमोनिक पाथ के लिए डिमोनिक वेनरेबल। इमॉर्टल वेनरेबल जेनेसिस लोटस को प्राचीन काल से ही सबसे तेज प्राइमीवल एसेंस रिकवरी वाला व्यक्ति माना जाता था। इस मामले में वो बाकी सभी इमॉर्टल वेनरेबल्स और डिमोनिक वेनरेबल्स से ऊपर था, और ये सब एसेंस लोटस की वजह से था। फांग युआन का हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस अभी सिर्फ रैंक 3 था और उसने अभी अभी उसे रिफाइन किया था, इसलिए वो अपने सबसे कमजोर स्तर पर था। लेकिन फिर भी वो फैंग युआन को लगातार नेचुरल प्राइमीवल एसेंस दे रहा था। जैसे ही ये नेचुरल प्राइमीवल एसेंस फैंग युआन के एपर्चर में आता, वो अपने आप रिफाइन होकर स्नो सिल्वर प्राइमीवल एसेंस में बदल जाता। अगर फैंग युआन प्राइमीवल स्टोन से प्राइमीवल एसेंस सोखता तो उसे अपने मन का एक हिस्सा बांटना पड़ता, लेकिन ये हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस उसका खुद का गू था, इसलिए इसे इस्तेमाल करना उसकी उंगलियां हिलाने जितना आसान था। फैंग युआन पीछे हटते हटते लड़ रहा था और हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस की मदद से उसकी प्राइमीवल एसेंस रिकवरी की गति अब बी ग्रेड एप्टीट्यूड वाले गू मास्टर्स के बराबर हो गई थी। मारो! उसने जोर से चिल्लाते हुए अचानक अपनी लड़ाई की शैली बदली और सीधे ब्लड बैट्स के झुंड में घुस पड़ा। चेनसॉ गोल्डन सेंटीपीड पूरी ताकत से फट पड़ा और उसके चांदी जैसे दांतेदार ब्लेड तेजी से घूमते हुए भयानक आवाज करते हुए पीछे छिपे हुए एक ब्लेडविंग ब्लड बैट को काटने लगे। ये ब्लड बैट बाकी ब्लड बैट से लगभग मिलता जुलता दिखता था, लेकिन थोड़ा ज्यादा प्रभावशाली लग रहा था। ये इस पूरे झुंड का अकेला नर बैट था और इसे पहले जेन गू युए ने रिफाइन किया था। इसे नियंत्रित करके कोई पूरे ब्लड बैट झुंड पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण पा सकता था। फैंग युआन ने ध्यान से सब देखकर इस पर गुप्त योजना बनाई थी और उसने अपना हमला ऐसा जताया मानो वो अचानक हो गया हो। गू युए का पहला मुखिया वहां मौजूद नहीं था, इसलिए ये हमला बहुत प्रभावी साबित हुआ। वो नर बैट तुरंत मर गया और उसका शरीर खून के ढेर में बदल गया। बाकी सारी मादा बैट्स तुरंत बिखर गईं। एक ब्लड बैट ग्रुप में बस एक ही मेल बैट था, बाकी सब फीमेल बैट्स थीं जो मेल बैट के हुक्म में चल रही थीं। मेल और फीमेल बैट्स दिखने में बिल्कुल एक जैसे लगते थे, कोई फर्क नहीं था, लेकिन फैंग युआन अपनी पिछली जिंदगी से इन ब्लेडविंग ब्लड बैट्स को बहुत अच्छे से पहचानता था। बस उसे थोड़ा वक्त चाहिए होता और वो उन्हें अलग कर लेता। मेल बैट के बिना पूरा झुंड बिखर गया। फैंग युआन ने मौका देखा और चेनसॉ गोल्डन सेंटीपीड घुमाते हुए हमला कर दिया। थोड़ी ही देर में 20 से ज्यादा ब्लेडविंग ब्लड बैट्स मारे गए। फैंग युआन की लड़ने की जिद साफ नजर आ रही थी, लेकिन इस भयंकर लड़ाई ने उसके एपर्चर में मौजूद प्राइमीवल एसेंस को बहुत कम कर दिया। अब निकलना होगा। फैंग युआन ने फौरन फैसला किया और पूरी ताकत से भाग निकला। जब ब्लड बैट ग्रुप को होश आया, फैंग युआन 100 कदम दूर जा चुका था। करीब 20 ब्लेडविंग ब्लड बैट्स उसका पीछा करने लगे, जबकि बाकी अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। हाफ हाफ तंग सुरंग में फैंग युआन दौड़ते हुए गहरी सांस ले रहा था और हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस को एक्टिव कर रहा था। भयंकर लड़ाई के बाद उसके एपर्चर में बचा स्नो सिल्वर प्राइमीवल एसेंस और नीची प्राइमीवल सी लेवल धीरे धीरे वापस ऊपर उठने लगे।
जितना वक्त गुजरता गया उतनी तेजी से फैंग युआन की ताकत वापस आती गई। अचानक उसके थंडरविंग्स फड़फड़ाए और जोर का धक्का लगा, जिससे उसका पूरा जिस्म आगे की तरफ खिंच गया और वो लगभग गुफा की दीवार से टकरा गया। थंडरविंग्स गू को ब्लड फ्रेंजी गू ने दूषित कर दिया था और अब वो अपने आखिरी हद पर पहुंच चुका था, काबू से बाहर होने के लक्षण दिखाने लगा। बहुत जल्द ये थंडरविंग्स गू खून के पानी में बदल जाएगा और नया पोल्यूशन सोर्स बन जाएगा। ये सोचकर फैंग युआन ने जरा भी देर नहीं की और उसे 3 बार एक्टिवेट किया। आखिरकार थंडरविंग्स गू उसकी पीठ से अलग हो गया। जाओ। फैंग युआन ने बिना झिझके थंडरविंग्स गू को पीछे फेंक दिया। पीछे से ब्लेडविंग ब्लड बैट्स का झुंड उस पर टूट पड़ा और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस रुकावट से फैंग युआन को थोड़ा वक्त मिल गया रिकवर करने का। जब तक ब्लेडविंग ब्लड बैट्स ने फिर से फैंग युआन को पकड़ लिया, उसके एपर्चर का प्राइमेवल एसेंस आधे से भी ज्यादा भर चुका था। स्नो सिल्वर प्राइमेवल एसेंस की तुलना में लाइट सिल्वर प्राइमेवल एसेंस की ताकत कई गुना ज्यादा थी और अब फैंग युआन की लड़ाई की क्षमता शुरुआती स्तर से बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। वो जोर से हंस पड़ा और चेनसॉ गोल्डन सेंटीपीड घुमाते हुए फिर से लड़ने लगा। करीब 8-9 को मारने के बाद बाकी सारे उड़कर भाग गए। अफसोस है कि मेरे पास आयरन हैंड ग्रैपलिंग गू जैसा कोई गू नहीं है। ये ब्लेडविंग ब्लड बैट बहुत तेज उड़ते हैं और इनके पंख धारदार तलवार जैसे हैं, इन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल है। अगर 2-3 पकड़ पाता तो अच्छा होता। फैंग युआन ने चेनसॉ गोल्डन सेंटीपीड को वापस रखा और गुफा के और अंदर की तरफ बढ़ गया। जब उसने हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस छीना था तो वो खून के पानी में डूब गया था। ये निश्चित तौर पर फर्स्ट जेन गू यूए की करतूत थी। फर्स्ट जेन गू यूए ने ब्लड वाइट गू इस्तेमाल किया था और उड़ता हुआ ज़ॉम्बी बन चुका था। उसका एपर्चर बहुत पहले ही मर चुका था और अब वो प्राइमेवल एसेंस रिकवर नहीं कर सकता था। जब तक वो प्राइमेवल स्टोन्स न इस्तेमाल करे, उसका प्राइमेवल एसेंस उसी पर सीमित रहता जो पहले से एपर्चर में होता। लेकिन अगर उसके पास हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस हो तो ये उसकी कमजोरी को बड़े पैमाने पर मिटा सकता था। इसी वजह से कुछ वक्त पहले उसने फैंग युआन को पकड़ने के लिए ब्लेडविंग ब्लड बैट्स के 2 झुंड भेजे थे। शुक्र है फैंग युआन को पहले ही कुछ गड़बड़ लगी और वो मुड़ गया। उसी वक्त टाई शू लेंग ने भी साउंड वेव से उसकी अप्रत्यक्ष मदद की। पता नहीं टाई शू लेंग और फर्स्ट जेन गू यूए की लड़ाई कैसी चल रही है। फैंग युआन की निगाहें गहरी हो गईं। चाहे कोई भी जीते, निशाना आखिरकार उसी पर बनेगा। टाई शू लेंग उसे सजा दिलाना चाहता था और फर्स्ट जेन गू यूए हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस चाहता था। भले ही ब्लेडविंग ब्लड बैट्स बिखर गए थे, लेकिन फैंग युआन का खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। मुझे तुरंत किंग माओ माउंटेन छोड़ना होगा, जितना जल्दी हो सके। फैंग युआन ने दांत भींच लिए। अब वो लौट नहीं सकता था, बस उसी गुफा से निकलने की कोशिश कर सकता था, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए। ये गुफा साफ तौर पर इंसानों की बनाई हुई थी, लेकिन वक्त बीतने के साथ कई हिस्से धंस चुके थे। फैंग युआन आगे बढ़ता गया और जब उसे बंद रास्ते मिले तो उसे चेनसॉ गोल्डन सेंटीपीड का सहारा लेना पड़ा। चेनसॉ गोल्डन सेंटीपीड असल में एक जमीनी क्रीचर था, सुरंग खोदने में माहिर, तो इस वक्त उसने बड़ा काम किया। फैंग युआन के पास 2 सुअरों जितनी ताकत भी थी। वो मिट्टी खोदते हुए आगे बढ़ता रहा। इससे उसकी रफ्तार काफी धीमी हो गई और 3-4 घंटे बाद जाकर वो गुफा के आखिरी छोर तक पहुंचा। आगे एक मजबूत पत्थर की दीवार उसका रास्ता पूरी तरह रोक रही थी, यहां तक कि चेनसॉ गोल्डन सेंटीपीड भी उसे पार नहीं कर सका। क्या फर्स्ट जेन गू यूए ने इस गुफा को पूरी तरह सील कर दिया है? फैंग युआन का दिल बैठ गया। धड़ाम! दोनों के हाथ टकराए और श्योंग क्लान का गू मास्टर फटा हुआ खिलौना सा हवा में उछलकर जमीन पर आ गिरा। खांस! श्योंग क्लान का गू मास्टर मुंह से खून उगलकर बेहोश हो गया। आसमान में सूरज चमक रहा था, उसकी गर्मी धरती पर बरस रही थी। धूप बंजर जमीन पर पड़कर बाइझोंग शुई के मोटे चेहरे पर चमक रही थी। ये बाई क्लैन की जवान गू मास्टर हंसते हुए बोली, हूं तो क्या हुआ अगर तुम श्योंग क्लैन के गू मास्टर हो? मुझसे ताकत में भिड़ने की हिम्मत की। उसने अपने मोटे पतले जिस्म को हिलाते हुए अपने दुश्मन को खत्म कर टोकन लेने का सोचा, लेकिन तभी अचानक एक मून ब्लेड उसकी तरफ आ गया। बाई झोंग शुई का शरीर घूम गया और उसके मुंह से एक पानी का गोला निकला। वो पानी का गोला और मून ब्लेड टकराए और दोनों साथ ही फट गए। 3 गू मास्टर्स, जिनका नेतृत्व फैंग जेंग कर रहा था, पेड़ों की डालियों से कूदकर नीचे आ गए। गुयुए क्लान के लोग, ये मेरी बैटल रिवॉर्ड है, बाई झोंग शुई ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। फैंग जेंग की अजीब तरह से खून सी लाल आंखें बाई झोंग शुई पर टिकी थीं। उसने कहा, तो क्या अब तुम हमारी शिकार हो? जंगल के दूसरे तरफ से और कदमों की आवाजें आईं। कुछ लोग परछाइयों से बाहर आए। वो थे श्योंग क्लान का जीनियस नौजवान श्योंग लिन। उसका गंजा सिर धूप में चमक रहा था, मानो हीरे की तरह दमक रहा हो। हे, अब तो मजा आएगा। बाई झोंग शुई जोर से हंस पड़ी, लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी थम गई। दोनों तरफ से हमला हुआ और बाई झोंग शुई अचानक घिर गई, बिल्कुल संभल न पाई। बाई झोंग शुई ने खून उगल दिया, उसका चेहरा बिगड़ गया। क्या गुयुए क्लान, तुम लोग इन घटिया श्योंग क्लान वालों के साथ मिल गए हो? फैंग जेंग का चेहरा भावहीन था, उसकी आंखों में सिर्फ किलिंग इंटेंट था।
वो बिना कुछ बोले बाई झोंग शुई के और करीब जा रहा था। शियोंग लिन हंसते हुए बोला, ये लड़ाई अगले 100 सालों तक तीनों क्लैन की आबादी तय करेगी। तो सुन लो, गुयुए क्लैन पहले ही हमारे शियोंग क्लैन के साथ अलायंस कर चुका है। बाई झोंग शुई, आज तुम्हारी मौत तय है। थू। बाई झोंग शुई ने खून और पानी का थक्का उगला और चारों ओर घृणा से देखते हुए बोली, तो क्या हुआ अगर मैं मर भी जाऊं? हाँ, मिलकर हमला कर रहे हो। तुम सब बस हमारे बाई निंगबिंग से डरते हो। ये सब बेकार है। ये तो बस शुरुआत की लड़ाई है। आगे जाकर फिर 1vs1 होगा। क्या तुम्हारे किसी क्लैन में बाई निंगबिंग के बराबर लड़ने वाला है? हम तो किस्मत से पहले ही नंबर 1 बनने वाले हैं। है। इसी वजह से हमने तय किया कि इस पहली लड़ाई में हम साथ मिलकर बाई निंगबिंग को ही खत्म कर देंगे। शियोंग लिन जोर से हंस पड़ा। बाई झोंग शू। चेनसॉ गोल्डन सेंटीपीड की तेज आरी जैसी धारें पत्थर की दीवार से टकराईं और गुफा में गूंजती हुई तेज आवाज निकली। वो पत्थर की दीवार बेहद मजबूत और मोटी थी, कुछ अजीब सी। फैंग युआन का माथा पसीने से भीग गया था। वो बारी बारी से चेनसॉ गोल्डन सेंटीपीड और ब्लड मून गू का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन कई घंटों की मेहनत के बाद भी सिर्फ 50 सेंटीमीटर तक ही आगे बढ़ पाया। क्या ये सचमुच मेरा अंत है? अरे! फैंग युआन का दिल अचानक धड़क उठा। उसने महसूस किया कि उस पत्थर की दीवार के अंदर कोई जीवन मौजूद है। उसने जल्दी से अर्थ कम्युनिकेशन ईयरग्रास गू का प्रयोग किया और दीवार के पार सुना। सचमुच दूसरी तरफ एक रहस्यमयी जीव था, लेकिन उसकी आभा बहुत कमजोर थी। आधा घंटा बाद फैंग युआन ने एक छेद कर लिया और वो रहस्यमयी जीव सामने आया। पूरा शरीर काला था, लोहे इस्पात की तरह चमक रहा था। उसके सीने और पीठ पर मोटी मोटी धारियां थीं जो दबदबे की आभा दिखा रही थीं। उसके 3 जोड़े पैर थे और हर पैर के सिरे पर सर्पिल आकार के कांटे थे। उसे देखकर फैंग युआन को इलेक्ट्रिक ड्रिल के सिरे की याद आ गई। ये तो 1000 ली अर्थवुल्फ स्पाइडर है। फैंग युआन के मन में तुरंत पहचान हुई और फ्लावर वाइन मंक की बातें याद आ गईं। अब उसके मन के ज्यादातर सवालों का जवाब साफ हो गया। उस समय फ्लावर वाइन मंक हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस को पालने के लिए गुयू विलेज आया था, लेकिन आखिरी पल में फर्स्ट जनरेशन गुयुए ने उसे रोक दिया। तब उसने अपने तरीके से ट्रेजर लोटस को ब्लड रिवर ग्रेवयार्ड में फेंक दिया। फ्लावर वाइन मंक भी रैंक 5 का गू मास्टर था। उसकी फर्स्ट जेन गुयुए से जबरदस्त लड़ाई हुई थी। फर्स्ट जेन गुयुए सैकड़ों साल से अपनी जगह जमाए हुए था और उसे जमीन का फायदा था, इसलिए फ्लावर वाइन मंक उसका सामना नहीं कर पाया और भागने पर मजबूर हो गया। भागते हुए उसने 1000 ली अर्थवुल्फ स्पाइडर से ये रास्ता खोदा, लेकिन तब तक वो पहले से ही जानलेवा चोटें खा चुका था। आखिरी समय में उसने जल्दी से अपनी इनहेरिटेंस छोड़ दी ताकि उसके वंशज हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस पाकर गुयू क्लैन की नींव हिला सकें। यही वजह थी कि फ्लावर वाइन मंक लहूलुहान और घायल हालत में मिला था। लेकिन 1000 ली अर्थवुल्फ स्पाइडर क्यों सो गया और खुद को यहां सील कर लिया, ये अभी भी रहस्य था। और फर्स्ट जेन गुयुए असल में किस चीज के पीछे था, ये भी अज्ञात रहा। ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं। असली बात है कि मुझे यहां से निकलना है। फैंग युआन ने हाथ बढ़ाया, थोड़ा प्राइमीवल एसेंस भेजा और उस 1000 ली अर्थवुल्फ स्पाइडर को रिफाइन कर लिया। वो मजबूत पत्थर की दीवार असल में 1000 ली अर्थवुल्फ स्पाइडर का बना हुआ कोकून था जब वो नींद में गया था। ये अब बेहद कमजोर था, जैसे अर्थ ट्रेजरी फ्लावर गू से निकला व्हाइट बोर गू। इसलिए भले ही वो रैंक 5 था, फैंग युआन ने आसानी से उसे रिफाइन कर लिया। पहले उसने थंडरविंग्स गू फेंक दिया था और उसके पास मूवमेंट टाइप गू की कमी थी। ये उसकी कमजोरी बन रही थी। लेकिन अब 1000 ली अर्थवुल्फ स्पाइडर मिल जाने से अंधेरे में एक उम्मीद की किरण जल उठी। ये 1000 ली अर्थवुल्फ स्पाइडर एक बड़ा स्टीड टाइप गू था। ये मिट्टी खाकर जिंदा रहता था और इसे पालना आसान था। फैंग युआन ने इसमें अपना स्नो सिल्वर प्राइमीवल एसेंस डाला और वो स्पाइडर धीरे धीरे जागने लगा। उसकी आभा मजबूत होने लगी। वो मिट्टी खाने लगा, बहुत बड़ी मात्रा में। जब थोड़ा बहुत ठीक हो गया तो फैंग युआन बेकाबू होकर उसकी पीठ पर चढ़ गया और उसे आगे बढ़ने का आदेश दिया। भले ही वो थोड़ा सा ही संभला था, लेकिन 1000 ली अर्थवुल्फ स्पाइडर फिर भी रैंक 5 का था। उसके 3 जोड़े पैर तेजी से चलने लगे और वो तेजी से सुरंग खोदने लगा। जैसे ही कोकून टूटा, पीछे की गुफा भी खुल गई। ये वही रास्ता था जो फ्लावर वाइन मंक ने भागते वक्त बनाया था। बड़ों ने रास्ता बनाया और अब छोटों को उस पर भागना था। ये फैंग युआन के लिए बहुत मददगार साबित हुआ। बस एक चिंता थी, माइनस टी टाइप जीव को इस्तेमाल करने में बहुत प्राइमीवल एसेंस खर्च होता था। 1000 ली अर्थवुल्फ स्पाइडर रैंक 5 था। रैंक 3 प्राइमीवल एसेंस उसकी खपत नहीं झेल सकता था, इसलिए हर थोड़ी देर में फैंग युआन को रुककर स्पाइडर की पीठ पर बैठना पड़ता था। वो हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस एक्टिवेट करता और अपने प्राइमीवल स्टोन से नेचुरल एसेंस खींचता। 2 स्रोतों से और ऊपर से उसकी सी ग्रेड नेचुरल रिकवरी, उसके प्राइमीवल एसेंस की भरपाई पहले से कहीं ज्यादा तेज हो रही थी। वो स्पाइडर को आगे बढ़ने का आदेश देता, फिर खुद रुककर एसेंस भरता। जब रास्ते में कोई केव इन आता तो स्पाइडर उसे ड्रिल करके निकाल देता। ऐसे बार बार करते करते फैंग युआन धीरे धीरे ब्लड लेक ग्रेवयार्ड से निकलकर सतह की ओर बढ़ने लगा। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, रात उतर रही थी। डूबता सूरज आसमान के किनारे जलती हुई आग जैसा लग रहा था। ढलान पर खड़ा था बाई निंगबिंग,
सफ़ेद कपड़ों में, उसके बाल भी बर्फ जैसे सफ़ेद थे। डूबते सूरज की आखिरी किरणें उसकी आंखों में चमक रही थीं, मानो उसकी जिंदगी भी ढलने वाली हो। कितना खूबसूरत सनसेट है, पता नहीं मैं और कितनी बार इसे देख पाऊंगा। प्रकृति की ये चमक, इनमें से तो मैंने बहुत कम ही देखा है। कितना बड़ा अफसोस है। और ऊपर से मेरे आसपास ये झंझट वाले लोग अब भी बहस कर रहे हैं। बाई निंगबिंग ने मन ही मन हल्की सी नाक भौं सिकोड़ ली, फिर नजर हटाकर चारों तरफ देखा। गुयुए और श्योंग क्लान का गठबंधन, बचे हुए 100 से ज्यादा गू मास्टर्स इकट्ठा होकर बाई निंगबिंग को घेर चुके थे। बाई निंगबिंग, अगर तुम अभी इस कंपटीशन से पीछे हट जाओ तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। हाँ, अगर समझदारी दिखाओ तो हम दया करके तुम्हें छोड़ भी सकते हैं। तुम्हारे बाई क्लान के ज्यादातर गू मास्टर्स खत्म हो चुके हैं, बाकी बचे हुए को हमने रोक लिया है। रीइंफोर्समेंट्स की उम्मीद मत करना, वो अब नहीं आएंगे। फैंग झेंग, श्योंग जाओमान, श्योंग लिन और चीचेंग आगे खड़े होकर बारी बारी से बोल रहे थे ताकि बाई निंगबिंग का हौसला तोड़ सकें। लेकिन ये बातें बाई निंगबिंग के लिए कोई मायने नहीं रखती थीं। कुछ चूहों का हाथी के सामने चिल्लाना कितना हास्यास्पद है। बाई निंगबिंग ठंडी हंसी हंसा, उसकी नजरें पूरे समूह पर गईं, उनमें केवल तिरस्कार झलक रहा था। तुम सब में सिर्फ गुयुए फैंग युआन थोड़ा दिलचस्प है, अफसोस कि वो यहां नहीं है। हाँ, सबके सब एक साथ आ जाओ। ये कहते हुए बाई निंगबिंग ने एक आइस ब्लेड बना लिया और हाथ से उसकी धार को छुआ, जो ठंडी ऊर्जा से चमक रही थी। उसने आसपास के लोगों की तरफ देखने तक की जहमत नहीं उठाई। ये आदमी तो हद से ज्यादा घमंडी है। हमें गिनती में ही नहीं ले रहा। भाइयों, सब एक साथ हमला करो। हर कोई एक एक वार करेगा तो 10 बाई निंगबिंग भी मांस के टुकड़े हो जाएंगे। भीड़ में शोर तो उठा, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाया। बाई निंगबिंग अकेला था, फिर भी उसकी आभा इतनी दबाव डाल रही थी कि सबको खतरा महसूस हो रहा था। सब लोग शांत रहो, उसकी उकसाने वाली बातों में मत आओ। हमने पहले कभी साथ में अभ्यास नहीं किया है, हम में तालमेल नहीं है। अगर सबने एक साथ हमला किया तो हम अपनी ताकत बर्बाद कर देंगे और वो इसका फायदा उठा लेगा। श्योंग लिन चिल्लाया। तो फिर पहले हमला कौन करेगा? ची चेंग ने पूछा। हालांकि उन्होंने मिलकर बाई क्लैन पर हमला किया था, लेकिन ये अलायंस गहरा नहीं था। जो भी पहले हमला करता वही सबसे बड़ा खतरा उठाता, और साथ ही ये भी डर था कि बाकी लोग उसका फायदा उठा लेंगे। छोड़ो, मैं खुद बाई निंगबिंग से भिड़ती हूँ। सच कहूं तो मैं काफी समय से उसका सामना करना चाहती थी। श्योंग जाओमैन आगे बढ़ी। उसने सीटी बजाई और उसके बजते ही दूर से जानवरों के दौड़ने की आवाज गूंजने लगी। जंगल में कई काले साए हिलने लगे और सामने आए 200 से ज्यादा ब्लैक बेयर्स। झुंड के सबसे आगे वाला ब्लैक बेयर बाकियों से बहुत बड़ा था। ये 100 बीस्ट किंग स्तर का ब्लैक बेयर था। वुल्फ टाइट खतरनाक था, लेकिन वही एक अवसर भी था। उसी के कारण श्योंग जाओमैन रैंक 3 तक पहुंची और उसका बेयर एंस्लेवमेंट गू भी रैंक 3 तक बढ़ गया। अब वो बेयर टाइप 100 बीस्ट किंग को भी कंट्रोल कर सकती थी। यही था श्योंग जाओमैन का असली ट्रम्प कार्ड। वाह, लेडी बॉस कमाल कर दी। हे भगवान, इतने सारे भालू, इतने सारे बेयर्स और हम 100 से ज्यादा लोग। अब तो बाई निंगबिंग गया काम से। श्योंग क्लान के गू मास्टर्स बेहद उत्साहित हो गए। गुयुए क्लान की नजरें जटिल हो गईं। श्योंग ली की मौत के बाद श्योंग जाओमैन ही श्योंग क्लान की नंबर 1 कंटेंडर बन गई थी। गुयुए क्लान में चिंग शू के बाद मो बे भी मारा गया था। हालांकि फैंग युआन रैंक 3 तक पहुंच चुका था, लेकिन उसकी एप्टीट्यूड सी ग्रेड थी, उस पर भरोसा करना मुश्किल था। शुक्र है कि हमारे पास अ ग्रेट गू युए फैंग जेंग है। कई गू मास्टर्स फैंग जेंग की तरफ देख रहे थे, उन्हें देखकर तसल्ली पा रहे थे। खासकर इस 3 क्लान कंपटीशन में फैंग जेंग और भी परिपक्व लग रहा था। वो बेहद आक्रामक तरीके से लड़ रहा था। कई बाई क्लान गू मास्टर्स उसी के हाथों मारे गए। उसकी ये परफॉर्मेंस देखकर क्लान के लोग संतुष्ट थे। यही तो असली ए ग्रेड जीनियस का रूप होता है। अब तो नतीजा लगभग तय है, चाहे रैंक 3 पीक स्टेज वाला कोई भी हो, 100 लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। लॉर्ड किंग शू, मैं तुम्हारा बदला खुद लूंगा। उसके बाद अगर बड़ा भाई सामने आया। फैंग जेंग ने बाई निंगबिंग पर गहरी नजर डालते हुए मन ही मन सोचा। सिर्फ 100 बीस्ट किंग, कितना उबाऊ खेल है। उसका पूरा शरीर ठंडी हवा छोड़ रहा था। नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक लगता है अब मैं अपनी सीमा तक पहुंच चुका हूं। बाई निंगबिंग ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी खत्म हो रही है। उसका शरीर अपनी आखिरी हद तक पहुंच चुका था। थोड़ी ही देर में वो मर जाएगा। इस वक्त भी उसे लग रहा था कि उसका शरीर धीरे धीरे टूट रहा है। उसका मांस और खून बर्फ और बर्फानी धुंध में बदल रहा है। लेकिन फिर भी बाई निंगबिंग शांत रहा। उसकी नजरें एकदम केंद्रित थीं। उसने सूरज की आखिरी किरणों पर एक बार नजर डाली, फिर सामने दौड़ते हुए भालुओं की भीड़ की तरफ देखा। चूंकि तुम सब मौत ढूंढ रहे हो, तो मैं रहम करके तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूं। शायद इससे मेरी जिंदगी में थोड़ी सी एक्साइटमेंट आ जाए। उसने धीरे से सांस छोड़ते हुए कहा। ज्यादा दूर नहीं, तीनों क्लैन लीडर्स और गू मास्टर्स खड़े थे, पूरी तरह से चुप। लड़ाई आखिरकार शुरू हो गई। बाई निंगबिंग को मारना ही सबसे बड़ा जीत होगा। श्योंग क्लैन लीडर अंदर ही अंदर बेहद खुश था। हमें बेवकूफ बनाया गया। असल में उन्होंने हमसे लड़ने की बजाय हमें फंसाया है। हे, तुम सबने बाई निंगबिंग को बहुत कम आंका है। अब तैयार हो जाओ एक झटके के लिए। बाई क्लैन लीडर बिल्कुल पानी जैसा शांत था, मन ही मन चालें सोच रहा था। गु युए बो के चेहरे पर चिंता का भाव था। अब तक फैंग युआन और टाइशु लेंग कहीं दिखाई ही नहीं दिए थे। हालांकि 3 क्लैन की प्रतियोगिता महत्वपूर्ण थी,
उसका मन कहीं और अटका हुआ था। डेसोलेट यिन एंशिएंट मून फिजिक। अगर सचमुच फैंग युआन के पास ऐसी एप्टीट्यूड है तो हमें हर हालत में उसकी रक्षा करनी होगी और उसे ब्लड लेक ग्रेवयार्ड में ले जाना होगा। ये सोचते हुए गु युएबो ने बिना शरीर घुमाए टाई रुओनान की ओर देखा। ये टाई परिवार की युवती बहुत मजबूत पृष्ठभूमि वाली थी, लेकिन अब तक गु युएबो ने उसे अपने इशारों में कर लिया था, गुपचुप एक बंदिनी बना ली थी। टाई रुओनान अपनी स्थिति को लेकर परेशान नहीं थी। उसे अपने पिता पर विश्वास था और वो खुद भी यही सोच रही थी कि फैंग युआन को कैसे पकड़ा जाए। फैंग युआन के पास चाहे कोई भी एप्टीट्यूड हो, अगर कोई कोशिश करे तो उसका आकलन हो सकता है। अगर सच में वो 10 एक्सट्रीम प्रतिभा वाला निकला तो फिर वही सबसे बड़ा संदिग्ध होगा। धत। फैंग युआन ने गाली दी। वो 1000 ली अर्थवोल स्पाइडर की पीठ पर लेटा हुआ था, कसकर चिपका हुआ ताकि नीचे ना गिर जाए। वो फ्लावर वाइन मंक का खोला हुआ रास्ता इस्तेमाल करके आसानी से आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन अच्छे दिन ज्यादा टिकते कहाँ हैं। थोड़ी ही देर में 1000 ली अर्थवोल स्पाइडर पागल हो गया। उसने हवा से प्राकृतिक एसेंस सोखना शुरू कर दिया और उसी समय उसकी 3 जोड़ी टांगें नई सुरंगें खोदने लगीं गुफा के अंदर इधर उधर। तब फैंग युआन को आखिरकार समझ आया, यह 1000 ली अर्थवोल स्पाइडर फ्लावर वाइन मंक के आदेश में पहले फर्स्ट जेन गु युए से लड़ाई कर चुका था। लड़ाई में ये ब्लड फ्रेंजी गु से दूषित हो गया था। फ्लावर वाइन मंक ने इसी पर भरोसा करके भागने की कोशिश की, फिर जल्दी जल्दी गुप्त गुफा बनाई और अपनी विरासत छोड़कर मर गया। अपने स्वामी को खो देने के बाद 1000 ली अर्थवोल स्पाइडर नियंत्रण से बाहर हो गया और पागलपन में फिर से उसी भागने वाले रास्ते पर लौटने लगा। मृत्यु से ठीक पहले सौभाग्य से उसने खुद को सील कर लिया और गहरी नींद में चला गया, अपनी आखिरी जीवन शक्ति को सुरक्षित रखकर। सैकड़ों साल बाद फैंग युआन उसी जगह लौटा और उसका कोकून खोद निकाला, जिससे वो फिर जाग गया। लेकिन ब्लड फ्रेंजी गु की समस्या हल नहीं हुई थी, इसलिए थोड़ी देर बाद वो फिर से पागल होने लगा। फैंग युआन गुफा की गहराई में फंसा था और सिर्फ अपनी ताकत पर वो सतह तक निकल नहीं सकता था। उसे 1000 ली अर्थवुल्फ स्पाइडर की क्षमता की जरूरत थी। 1000 ली अर्थवुल्फ स्पाइडर पागलपन में और अनियंत्रित होता जा रहा था। फैंग युआन बस उसकी पीठ पर सवार होकर अपनी किस्मत पर दांव खेल रहा था, लेकिन उस समय उसकी पागलपन की दर बहुत तेज नहीं थी, इसलिए फैंग युआन के पास अभी भी कुछ नियंत्रण था। हालांकि उसका नियंत्रण फिसल रहा था, फिर भी दिशा पर उसका असर बना हुआ था। उसने 1000 ली अर्थवुल्फ स्पाइडर को सतह की ओर खोदने दिया, मगर वो कहाँ निकलेगा ये फैंग युआन को भी नहीं पता था। सूरज की आखिरी किरणें खून जैसी लाल थीं और युद्ध भूमि पर बिखरी लाशों और कटे अंगों पर चमक रही थीं। बाइनिंग बिंग युद्ध भूमि पर अहंकार से खड़ा था। उसके पैरों के नीचे बर्फ की मोटी परत थी और उसकी आईसी डोमेन लगातार बाहर फैल रही थी। बचे हुए गू मास्टर्स 30 से भी कम थे। वे सब एक दूसरे से सटकर खड़े थे ताकि एक दूसरे के शरीर की गर्माहट से थोड़ा सुकून पा सकें। भालुओं का पूरा समूह पहले ही खत्म हो चुका था, यहां तक कि शोंग जियान मैन को भी बाइनिंग बिंग की आइस ब्लेड ने सिर काट दिया था और उसका सिर दूर जा गिरा। गर्दन से फव्वारे की तरह खून फूट पड़ा। शोंग लिन को बाइनिंग बिंग की बर्फीली कांटों ने भेद डाला और गु युए चीचेंग बर्फ की मूर्ति बन गया। बर्फ के ताबूत में वो अब भी मौत से ठीक पहले की भागने वाली मुद्रा में था, चेहरा आश्चर्य, डर और घोर सदमे से भरा हुआ, मानो जीवित सा लग रहा था। फैंग जेंग का शरीर घावों से भरा था, लेकिन खून नहीं बह रहा था। उसके घाव सब बर्फ और हिम में जमे हुए थे। वो हाँफ रहा था, बाइनिंग बिंग को अविश्वास से देख रहा था। अभी अभी जो हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था। बाइनिंग बिंग निश्चित रूप से रैंक 3 का था, लेकिन उसकी लड़ने की ताकत लगभग रैंक 4 के बराबर थी। शक्ल तो एक जैसी है, लेकिन तुम वो नहीं हो, कितना बोरिंग। बाइनिंग बिंग ने फैंग जेंग की तरफ देखा। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। फैंग जेंग को जिंदा छोड़ना भी बाइनिंग बिंग का जानबूझकर किया गया फैसला था। सारे गू मास्टर्स में खलबली मच गई। उनका हौसला बिल्कुल टूट चुका था। अगर उनके क्लैन लीडर्स दूर से देख नहीं रहे होते तो वे अब तक डरकर जान बचाने के लिए भाग चुके होते। धत धत, हमारी ताकत इतनी अलग क्यों है? मैं तो अ ग्रेट टैलेंट हूं, क्या मुझे यहीं मरना है? फैंग जेंग ने दांत भींचे मन ही मन चिल्लाया। मर जाओ। बाइनिंग बिंग ने छलांग लगाई, हवा में ही आइस ब्लेड ऊंचा उठाया। धाड़। आइस ब्लेड अचानक फैल गया, लगभग 5-6 गुना बड़ा होकर सबके ऊपर एक ऐसा वार कर रहा था जिसे कोई रोक नहीं सकता था। मैं मरने वाला हूं। आहा। इस वार का सामना करते हुए बहुत से गू मास्टर्स डर से टूट गए और निराशा में रो पड़े। धत, ऐसा क्यों हुआ? शियोंग क्लान लीडर के चेहरे पर घोर निराशा थी। गु युएबो तुरंत बढ़ने ही वाला था, लेकिन बाई क्लान लीडर हंसकर बोला, गु युए क्लान लीडर, किसी को बीच में दखल नहीं देना है। क्या तुम अब अपने ही वचन से मुकरकर समझौता तोड़ना चाहते हो? गु युएबो ने आंखें सिकोड़ लीं। बाइनिंग बिंग तो केवल रैंक 3 का है, वो इतनी ताकत कैसे रख सकता है? तुम साफ साफ धोखा कर रहे हो। धोखा? हे, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं। हमारे क्लान का बाइनिंग बिंग नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक है, बाई क्लान लीडर ने जोर से कहा। 10 एक्सट्रीम एप्टीट्यूड। उसी समय गु युएबो और शियोंग क्लान लीडर दोनों हक्के बक्के रह गए। रिपोर्ट, क्लान लीडर, अजीब सा भूकंप हुआ है। हमारे क्लान की कई बैम्बू बिल्डिंग्स गिर गई हैं और जमीन से खून का पानी रिस रहा है। ज्यादा लोग घायल नहीं हुए हैं, लेकिन सब डरे हुए हैं। एक गु युए क्लान का गू मास्टर भागते हुए आया। ये कैसी बात है? गु युएबो का चेहरा बदल गया।
मून रे में तेज धारदार ब्लेड पास आते ही फंग झेंग जोर से चिल्लाया और अपना गू वर्म सक्रिय कर दिया। उसके शरीर से चांद जैसी नीली धुंधली रोशनी फूट पड़ी जो फैलकर उसके आसपास मौजूद सभी गू मास्टर्स को घेरने लगी। लेकिन फिर भी सबके दिल में निराशा भरी हुई थी। संघर्ष करना बेकार है। बाई निंग बिंग की नीली आंखों में निर्दयता और ठंडी चमक झलक रही थी। लेकिन तभी धड़ाम, सबके पैरों के नीचे की जमीन अचानक फूलकर एक बड़ा गुच्छा बन गई और फिर फट पड़ी। मिट्टी चारों तरफ उड़ गई। गू मास्टर्स दर्द से चिल्लाते हुए गिर पड़े और लोटपोट होने लगे। धुएं के बादल के बीच से एक विशाल मकड़ी सबकी नजरों में उभर आई। रैंक 5 गू की आभा ने सभी को सतर्क बना दिया। लोहे जैसी दिखने वाली उस मकड़ी के ऊपर काले कपड़े और काले बालों वाला एक नौजवान सीधा खड़ा था। आखिरकार मैं सतह तक पहुंच ही गया। फंग युआन ने अपनी मुट्ठी भींची, उसकी आंखों से तेज चमक निकल रही थी। हूं? उसके बाद ही उसने देखा बाई निंग बिंग उसकी ओर हवा को चीरती हुई आइस ब्लेड से वार करता आ रहा था। विशाल आइस ब्लेड हवाओं को काटती हुई उसकी तरफ लपकी। फंग युआन, तू आखिरकार आ ही गया। बाई निंग बिंग का शांत चेहरा थोड़ी देर के लिए ठिठका, लेकिन तुरंत ही जोश और लड़ाई की तीव्र इच्छा से भर गया। फंग युआन ने ठंडी सांस भरी। आइस ब्लेड अभी छुआ भी नहीं था, लेकिन बर्फीली हवा ने उसे सेहरन दिला दी। उसके काले बाल पीछे लहराने लगे। उसने हाथ उठाया। चेनसॉ गोल्डन सेंटिपीड। धड़ाम! आइस ब्लेड और चेनसॉ गोल्डन सेंटिपीड आपस में भिड़ गए। टकराव के बीच गोल्डन सेंटिपीड के तेज ब्लेड बेतहाशा घूमने लगे और ढेर सारे बर्फ के टुकड़े हवा में बिखर गए। घर्षण की तेज आवाजें आइस ब्लेड की सतह पर दरारें उभरने लगी जो धीरे धीरे पूरे ब्लेड में फैल गईं। टूट जा! फंग युआन गरजा। उसके पास 2 जंगली सुअरों जितनी ताकत थी। उसकी शक्ति पूरी तरह से बाई निंग बिंग को दबा गई। बाई निंग बिंग आइस ब्लेड को थाम नहीं सका। वो टुकड़ों में टूटकर नीचे गिर पड़ा। बर्फ के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। इसी बीच 1000 ली अर्थवुल्फ स्पाइडर फिर से उग्र हो गया। उसने अपनी 6 टांगे फैलाकर बाई निंग बिंग पर हमला कर दिया। गू वर्म्स की समझ भले ही कम थी, लेकिन वे जन्म से ही संवेदनशील होते हैं। वे पहचान सकते हैं कि कौन उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। बाई निंग बिंग की आभा ने उस मकड़ी को उकसा दिया और उसने उसे अपना दुश्मन मानकर निशाना बना लिया। बाई निंग बिंग ने अपने हाथ लहराए और बर्फीले भाले की तरह कई आइसिकल्स बरसाए। वे मकड़ी के शरीर से टकराकर चूर चूर हो गए। मकड़ी ने जोर से गर्जना की और फंग युआन को पीठ पर लिए ही उस पर झपटी। शू शू शू! उसकी 3 काली सर्पिल टांगे तीर की तरह बाई निंग बिंग की नाजुक देह की ओर चली गईं। खतरे को महसूस करते ही बाई निंग बिंग की एपर्चर से चमचमाती रोशनी फूट पड़ी। वो रोशनी फैलकर सफेद रंग की व्हाइट फॉर्म इमॉर्टल स्नेक गू का रूप ले ली जो हवा में तैर रही थी। बाई निंग बिंग जोर से हंसा और छलांग लगाकर उस व्हाइट फॉर्म इमॉर्टल स्नेक की पीठ पर सवार हो गया। उसने फंग युआन की तरफ देखा और कहा, बहुत दिलचस्प, वाकई दिलचस्प। फंग युआन, तूने मुझे निराश नहीं किया बड़े भाई। फंग जेंग जमीन से उठते हुए बोला। उसका चेहरा आइस ब्लेड से कट चुका था। खून से लथपथ चेहरा फंग युआन की ओर जटिल भाव से देख रहा था। दुश्मन के पास भी रैंक 5 गू है। बाई क्लान लीडर की नजरें सख्त हो गईं। चेहरा गंभीर हो गया। फंग युआन, तू आखिरकार प्रकट हुआ। रैंक 5 गू? क्या वो 1000 ली अर्थवुल्फ स्पाइडर नहीं है? गू युएबो की नजरें भी खिंच गईं। मैदान जंग में 2 नौजवान आमने सामने खड़े थे। एक ने सफेद चोगा पहन रखा था। उसके चांदी जैसे बाल और नीली आंखें थीं। व्हाइट फॉर्म इमॉर्टल स्नेक पर सवार था, हाथ में आइस ब्लेड लिए जैसे कोई बर्फीला देवता धरती पर उतरा हो। दूसरा काले कपड़ों में, काले बालों और काली आंखों के साथ 1000 ली अर्थवुल्फ स्पाइडर की पीठ पर खड़ा था। हाथ में चेनसॉ गोल्डन सेंटिपीड पकड़े, जिसकी गड़गड़ाहट गूंज रही थी मानो कोई राक्षस देव धरती पर बुलाया गया हो। दोनों की टकराती हुई मौजूदगी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बाई निंग बिंग के चेहरे पर जोश छलक रहा था। उसने आइस ब्लेड उठाई और ऊंची आवाज में गरज कर कहा, ये मेरी जिंदगी की सबसे रोमांचक लड़ाई होगी। फंग युआन, चल मौत तक जंग करें। फंग युआन ने बाई निंग बिंग पर नजर टिकाए रखी, लेकिन अपनी नजरें किनारों से चारों ओर का हाल भी देख रहा था। ये तो 3 क्लान की प्रतियोगिता थी। सोचना भी नहीं था कि 1000 ली अर्थवुल्फ स्पाइडर उसे यहां खींच लाएगा। वो बाई निंग बिंग से भिड़कर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। चाहे टाई शुए लेंग जीते या फर्स्ट जन गू युए, दोनों ही उसे मारने के लिए उसका पीछा करेंगे। लेकिन अगर वो इस बाई निंग बिंग को नहीं हराता तो वो कैसे निकल पाएगा? इसलिए लड़ाई तो होगी। व्हाइट इमॉर्टल स्नेक और 1000 ली अर्थवुल्फ स्पाइडर आपस में टकरा गए। सफेद स्नेक लिपट कर कस गया और काले स्पाइडर ने वार किया। दोनों पास से भिड़ने लगे। दोनों गू की पीठ पर 2 जिस्म इधर उधर हिल रहे थे। आइस ब्लेड से आसमान में चिंगारियां उठ रही थीं और चेनसॉ गोल्डन सेंटिपीड गूंजता हुआ अपनी मर्जी से सिकुड़ और फैल रहा था। पहाड़ की चट्टानें टूटने लगीं। गड़गड़ाहट जैसी धमाके लगातार होने लगे। आइसिकल सीधे फैंग युआन पर गिरे, मगर स्काई कैनोपी गू की सफेद आमर ने उन्हें रोक लिया। ब्लड मून ब्लेड ने बाई निंग बिंग को चोट दी, मगर उस जख्म को तुरंत बर्फ की परत ने ढक लिया और फिर वही बर्फ खून और मांस में बदल गई, जिससे बाई निंग बिंग पूरी तरह ठीक हो गया। ये तो नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक है। स्योंग क्लान लीडर ने यह देखकर आंखें फाड़ दी। 10 एक्सट्रीम फिजिक्स सिर्फ कहानी में सुने गए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपनी आंखों से देखेगा। हे फैंग युआन अगर बाई निंग बिंग से लड़ने की कोशिश करेगा तो पक्का हार जाएगा।
बाई क्लैन लीडर ने खतरनाक हंसी हंसी। जरूरी नहीं, टायरुओ नान उसके बगल में होंठ फुलाते हुए बोली। 10 एक्सट्रीम फिजिक ही है। ऐसी लड़ाई में अगर वो सी ग्रेड होता तो उसकी प्राइमेवल एसेंस बहुत पहले खत्म हो जाती। फांग युआन, तू सचमुच डेसोलेट, ये एंशिएंट मून फिजिक है। गु युएबो ने मुट्ठी भींच ली। उसका चेहरा बहुत ही उत्तेजित हो गया। क्या ये बड़े भाई की असली ताकत है? तो बड़े भाई सच में 10 एक्सट्रीम फिजिक है। वो अब तक खुद को छिपाता आया था। फैंग जेंग का मुंह थोड़ा खुला रह गया। उसके चेहरे पर सिर्फ हताशा थी। सच्चाई सामने थी तो उसकी पिछली सारी शान शौकत अब किस काम की? हर बार फैंग युआन और बाइनिंग बिंग की जबरदस्त भिड़ंत फैंग जेंग के दिल को हिला देती। उसे लगता कि वो छोटा होता जा रहा है और उसका बड़ा भाई फैंग युआन का साया फिर से उसे ढक रहा है। ये कैसी लड़ाई है? यकीन नहीं होता कि ये 2 रैंक 3 गू मास्टर्स की टक्कर है। क्या मैंने गलत देखा? फैंग युआन इतना डरावना है? बाइनिंग बिंग से अकेले लड़ रहा है और बराबरी कर रहा है। कुछ बचे हुए नौजवान गू मास्टर्स हैरत से देख रहे थे। लड़ाई अचानक फिर से बदल गई। व्हाइट फॉर्म इमॉर्टल स्नेक और 1000 ली अर्थवुल्फ स्पाइडर दोनों बुरी तरह घायल हो गए, मगर ये गू बाइनिंग बिंग ने रिफाइन नहीं किया था। सिर्फ नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक की वजह से खिंचे आए थे। व्हाइट फॉर्म इमॉर्टल स्नेक ने सफेद धुंध का गुच्छा उगल दिया जिसने पूरा मैदान ढक लिया। फिर उसका जिस्म कांपा और उसने बाइनिंग बिंग को पीठ से झटककर दूर फेंक दिया और वहां से भाग गया। इमॉर्टल, ये देखकर बाई क्लैन लीडर दंग रह गया। भागते सफेद स्नेक को देखते हुए उसके पास कुछ कहने को नहीं था। वो धुंध एक भूल भुलैया की तरह थी, नजरें ढक लेती थीं और परछाई की तरह पीछे लग जाती थीं। फांग युआन उस सफेद धुंध में घिर गया और उसकी आंखों के सामने सिर्फ उजली धुंध थी। लेकिन वो घबराया नहीं, क्योंकि भले ही उसकी नजर बंद हो गई थी, मगर बाकी 4 इंद्रियां स्वाद, सुनना, सूंघना और छूना अभी भी उसके पास थीं। Earth communication eargrass. फांग युआन के कानों से जड़ें फूट निकलीं और जल्द ही उसने अपने 300 कदम के दायरे का हाल सुन लिया। Lightning eye GU. बाइनिंग बिंग की आंखें बिजली की तरह चमक उठीं। लाइटनिंग आई गू रैंक 3 का था और इल्यूजन्स को तोड़ सकता था, मगर रैंक 5 इमॉर्टल स्नेक की धुंध ने इसे पूरी तरह दबा दिया। साला, उसने जोर से गाली दी। Icicle GU. दर्जनों आइसिकल्स चारों तरफ चल पड़े। फैंग युआन के कान फड़के। उसने हवा चीरते आइसिकल्स की आवाज सुनी और तुरंत 1000 ली अर्थवुल्फ स्पाइडर की दूसरी तरफ लुढ़क गया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। आइसिकल्स ने 1000 ली अर्थवुल्फ स्पाइडर के जिस्म को भेद डाला, जिससे वो बुरी तरह गुस्से में आ गया और आइसिकल्स की दिशा में दौड़ पड़ा। मैं अब तेरे साथ नहीं खेलूंगा। फैंग युआन तुरंत 1000 ली अर्थवुल्फ स्पाइडर से कूद गया। अर्थ कम्युनिकेशन ईयरग्रास पर भरोसा करते हुए मैदान छोड़ने की कोशिश करने लगा। वो 1000 ली अर्थवुल्फ स्पाइडर पहले ही ब्लड फ्रेंजी गू से बिगड़ चुका था और जल्दी ही खून के पानी के तालाब में बदलने वाला था, इसलिए फैंग युआन ने उसे तुरंत छोड़ देना ही सही समझा। वो बाइनिंग बिंग अब एक टाइम बम बन चुका था और उसे मारना ऐसे था जैसे कोई बम फोड़ना। उसे छूना भी खतरे से खाली नहीं था। लड़ाई देख रहे गू मास्टर्स को बस एक धुंध का ढेर दिखाई दिया और फिर उस धुंध से एक छोटा टुकड़ा अलग होकर दक्षिण पूर्व दिशा में युद्ध क्षेत्र की तरफ बह गया। उस धुंध के भीतर स्वाभाविक ही फैंग युआन था। मेज फॉग परछाई की तरह उसका पीछा कर रही थी और जब तक वो डिस्पेल्ड ना हो, फैंग युआन की नजर धुंध से ढकी रहती। ये धुंध अपने आप खत्म होने तक बनी रहती। फैंग युआन की आंखों के सामने बस धुंध ही धुंध थी, मगर उसके पास अर्थ कम्युनिकेशन ईयरग्रास था, जिसकी मदद से वो आवाजों से अपनी जगह पहचान सकता था। चलती हवा और पत्तों की सरसराहट, पहाड़ी झरनों का बहता पानी, पक्षियों की चहचहाहट, जंगली जानवरों की सांसें, ये सब आवाजें उसे दिशा बताती थीं। सिर्फ पहाड़ की चट्टानों से कोई आवाज नहीं आती थी, इसलिए कभी कभी वो उनसे टकरा जाता। आइसब्लेड स्टॉर्म। उसके पीछे से बाइनिंग बिंग की आवाज आई। हुयल हुयल हुयल। तेज हवाएं चलीं और ठंडी बर्फीली हवा फैल गई। वातावरण का तापमान घटने लगा और सफेद रंग का आइसब्लेड स्टॉर्म बना, जो पहले से और भी बड़ा था। यहां तक कि 1000 ली अर्थवुल्फ स्पाइडर भी उससे पीछे हट गया। वो धुंध का टुकड़ा, ये जरूर फैंग युआन है। जल्दी उसे रोको। बगल में टायरुओ नान जोर से चिल्लाई। फैंग युआन, मत जाओ। गुयुए विलेज ही तुम्हारा घर है। गुयुएबो घबराया हुआ बोला। वो उसके पीछे भागना चाहता था, मगर बाकी 2 क्लैन लीडर्स ने उसे रोक लिया। गुयुए क्लैन लीडर, क्या तुम समझौता तोड़कर बैटलफील्ड में उतरना चाहते हो? श्योंग क्लैन लीडर ने बाहें मोड़कर ठहाका लगाया। हूंफ, हमारी गुयुए क्लैन इस लड़ाई की हार मानती है। अब जो भी मुझे रोकेगा, मैं उसे बिना हिचकिचाए मार डालूंगा। गुयुएबो ने कहा। उसकी बेचैनी बढ़ रही थी, क्योंकि फैंग युआन और दूर होता जा रहा था। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं, गुयुएबो। बाई क्लैन लीडर का चेहरा गंभीर हो गया और उसने अपने गू मास्टर्स को इशारा किया। गू मास्टर ने समझ लिया और तुरंत अपने लोगों को फैंग युआन के पीछे भेजा। हम उसे भागने नहीं दे सकते, मैं आगे बढ़ रही हूं। टायरुओ नान ने मौका देखकर तुरंत कदम बढ़ाए। उसकी पीठ से काले स्टील के पंख निकले और वो हवा में उड़कर फैंग युआन का पीछा करने लगी। लेकिन उसी समय एक हरा साया तेजी से आया।
Rank 5 Giant Mountain Puppet GU. ये गू एक कांस्य मुखौटे जैसा दिख रहा था। इसका रूप बहुत साधारण था, बस आंखें और मुंह दिखाई देते हैं। खून से सना कांस्य मुखौटा तेजी से उड़ता हुआ उस लड़की के चेहरे की तरफ आया, जबकि वो हैरान रह गई। पिताजी! खून के निशान देखकर टाई रुओ नान अनायास चीख उठी। उसी वक्त एक विशाल स्टील का हाथ भी आया, जिसने टाई रुओ नान को पकड़ लिया और बिना पल भटके दूर ले गया। इस अचानक हुए बदलाव से सब लोग दंग रह गए। लगता है टाई शू लेंग हारने ही वाला है। हे, लगभग 1000 साल हो गए सीनियर ब्रदर। तुमने मुझे अपने जूनियर ब्रदर को सचमुच बड़ा सरप्राइज दिया। जमीन से लगभग 300 मीटर ऊपर एक बुजुर्ग गू मास्टर दृश्य को घूर रहा था। उसका चेहरा शांत और निर्विकार था। उसके बाल सफेद थे और भौहें भी। वो एक विशाल सारस पर बैठा था। उसका दाहिना हाथ खुला हुआ था, जिसमें किनशिप ब्लड वर्म गू था। ये गू बिल्कुल साफ पारदर्शी था, जैसे लाल अगेट। इसका आकार झींगुर जैसा था, जो समय समय पर चमक रहा था और गू यू विलेज की ओर इशारा कर रहा था। सीनियर ब्रदर, चाहे तुम यहां छुपे रहो, मैं फिर भी तुम्हें ढूंढ लूंगा। उस समय तुमने मेरा डिवाइन अपॉर्चुनिटी छीन लिया था, अब मैं तुम्हें उसका 1000 गुना लौटाऊंगा। सफेद भौहों वाला बुजुर्ग दांत पीसते हुए बोला और उसके चेहरे पर गहरी नफरत उभर आई।